So guys, we will begin with our lecture now. ठीक है, देखो आज का टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज अ बिट न्यू टॉपिक. मतलब न्यू तो नहीं कह सकता बिकॉज दिस टर्मिनोलॉजीज विच वी आर गोइंग टू डील विद टुडे, वी आर हियरिंग दिस टर्मिनोलॉजीज फ्रॉम द ऑलमोस्ट 10 years. ठीक है, पिछले 10 साल से ये टर्मिनोलॉजीज को हम लोग सुनते ही आ रहे हैं. ठीक है, कोई किसी ने 4 साल पहले सुना होगा, किसी ने 3 साल पहले सुना होगा, कोई अभी आके मतलब प्रिपरेशन फेज में आके सुन रहा है कि चलो भाई क्रिप्टो करेंसी क्या है, चलो भाई बिटकॉइन क्या है. ठीक है, तो ऑब्वियस बात है बेटा, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते भी हो तो न्यूज़पेपर में एक आध अगर इकोनॉमिक्स का पेज अगर आपने देख लिया तो इकोनॉमिक्स के पेज पे ये क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइन या फिर नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज आर देयर, उसमें का एक करेंसी कौन सा है, बिटकॉइन है. तो बिटकॉइन के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आती है, फिर दूसरे करेंसीज के बारे में आती है, बट जनरली आती है. ठीक है, सो भाई ये क्रिप्टो करेंसी क्या है. ठीक है, पहली तो बात क्रिप्टो करेंसी है क्या, बिटकॉइन और बाकी करेंसीज में क्या फर्क है. ठीक है, वो भी हम लोग आज देखेंगे. एक्चुअल में ये क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करता है. ठीक है, और जो टर्मिनोलॉजीज ये क्रिप्टो करेंसी में यूज की जाती है, फॉर एग्जांपल कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती है, जैसा ब्लॉकचेन. ठीक है, क्रिप्टोग्राफी नाम की एक टेक्नोलॉजी है जिसपे ये क्रिप्टो करेंसी काम करता है, क्रिप्टोग्राफी. ठीक है, फिर माइनिंग. ठीक है, माइनिंग भी ये शब्द है. अब ये बहुत ही ऐसे, और उसके बाद में पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है. ठीक है, और किस प्रकार से ये पूरा ट्रांजैक्शन जो होता है क्रिप्टो करेंसी का वो कैसे चलता है, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं. ठीक है, हम लोग थोड़ा अवॉइड करेंगे टू बी ऑन थोड़ा ऑफिशियल जो रहता है, जो वर्डिंग सुन के रहते हैं वैसा ना जाते हुए थोड़ा हम इंटरेक्टिव तरीके से इसको जानने की कोशिश करेंगे. बेसिकली व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और ये बेसिकली अगर हमको ट्रांजैक्शन करना भी है तो हम कैसे कर सकते हैं हम लोग जानते हैं. उसके पहले हम लोग देखिए, जैसे पहले के करंट अफेयर्स हमारे हुए हैं, हम लोग पहले कंटेक्स्ट देखते हैं, क्यों भाई हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो पहले हम लोग कंटेक्स्ट देखेंगे. सो देखिए, ये जो आपके स्क्रीन पे 6 प्रकार के मैंने करेंसीज, दीज आर डिजिटल करेंसीज. इनको क्या बोलते हैं बेटा, डिजिटल करेंसीज, या फिर इनको ही बोला जाता है वर्चुअल करेंसीज. क्या बोला जाता है, डिजिटल या फिर वर्चुअल करेंसीज, ये दोनों भी इसके नाम है. तो ये क्रिप्टो करेंसी के नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी आर देयर इन अ मार्केट. नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी आर देयर इन द मार्केट. अब उसमें के मैंने सिर्फ कितने बता रहा हूं आपको, 6 बता रहा हूं. ठीक है, 100 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अवेलेबल है आज के टाइम में. पहला जो क्रिप्टो करेंसी था वो कौन सा था, बिटकॉइन था. मतलब जो शुरुआत हुई वो शुरुआत कहां से हुई बेटा, बिटकॉइन से हुई. इसीलिए जनरली आप देखते होंगे कि जब भी डिस्कशन होता है, डिलीबरेशन होता है क्रिप्टो करेंसी पे, तो आज आके किसकी बात आती है, बिटकॉइन. और सबसे ज्यादा अगर वैल्यू किस करेंसी, डिजिटल करेंसी इनमें से अगर किसी का है तो किसका है, बिटकॉइन का है. ठीक है, सो बिटकॉइन का शुरुआत कब हुआ, 2009 में हुआ. कब हुआ, 2009 में हुआ. उसके भी बारे में हम लोग आगे चल के देखेंगे. सो दीज आर द टॉप 6 करेंसीज, डिजिटल करेंसीज इन द वर्ल्ड. कौन सा है, पहला बिटकॉइन, दूसरा इथरम, तीसरा लाइटकॉइन, चौथा कार्डानो, पांचवा पोलाकडॉट एंड स्टेलर. सो दीज आर द 6 वाइडली सर्कुलेटेड डिजिटल करेंसीज या फिर वर्चुअल करेंसीज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिप्टो करेंसी. मतलब क्रिप्टो करेंसी एक बड़ा टर्मिनोलॉजी है, उसके अंदर ये बाकी के डिजिटल करेंसीज आते हैं. अगर आप कल जाके अगर आप में से कोई साइंटिस्ट बनता है या फिर रिसर्चर बनता है तो आप भी अपनी एक हाथ डिजिटल करेंसी निकाल सकते हो. ठीक है, समझा. सो ये हो गया नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एंड डिजिटल करेंसी आर देयर. अब इसमें देखिए, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे यहाँ पे हार्ड करेंसी या फिर जो भी हम लोग कैश इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं या फिर डिजिटल डेबिट कार्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसका पूरा जो ट्रांजैक्शन हम लोग, हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उस पर वॉच कौन रखता है हमारे ऊपर, आरबीआई रखता है. ठीक है, आरबीआई को रेगुलेटर कहा जाता है. क्या कहा जाता है, रेगुलेटर कहा जाता है. मतलब इट इज एन रेगुलेटरी बॉडी. क्या बॉडी है बेटा, ये रेगुलेटरी बॉडी है. अब आरबीआई ने क्या बोला, आरबीआई के जो शशिकांत दास है, इन्होंने सीधी तरीके से बोला कि भाई क्रिप्टो करेंसी से हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को क्या है, खतरा है. और 2018 में, कब, 2018 में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिस जारी किया था कि भाई आप क्रिप्टो करेंसी का जो यूज है वो मत कीजिए, बिकॉज इसके कारण क्या हो सकता है, साइबर अटैक हो सकते हैं. ठीक है बेटा, डिजिटल करेंसी है ना, वर्चुअल करेंसी है, तो साइबर अटैक तो ऑब्वियस बात है, या फिर हमारे फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी जा सकती है. बिकॉज ये जो बिटकॉइन वगैरह मैंने अभी आपको बताया ना लास्ट स्लाइड में, इनका जो प्राइस वोलेटिलिटी रहता है ना, बहुत ज्यादा रहता है. मतलब आज अगर उसका प्राइस अगर $50,000 पर बिटकॉइन होगा तो कल उसका प्राइस $200 भी हो सकता है. इतना प्राइस वोलेटिलिटी किसका रहता है, बिटकॉइन का रहता है. तो इसीलिए आरबीआई ने क्या बोला, आरबीआई ने बोला कि भाई क्रिप्टो करेंसी क्या है, इस्तेमाल मत करो. बैन नहीं किया है, बट हमारी जो रेगुलेटरी बॉडी है वो उसको अप्रूव भी नहीं करती है. या फिर इंडिया में अगर आप कल जाके कोई भी इंस्टीट्यूट या फिर किसी भी दुकान में जाते हो और बोलते हो कि मेरे पास बिटकॉइन है,
आप मुझे वो चीज दे दीजिए, मैं आपको बिटकॉइन में दूंगा, परमिसिबल है क्या? नहीं है, नहीं हो सकता, ठीक है। बट अगर दो इंडिविजुअल है, और दोनों के भी पास बिटकॉइन है, सो दे कैन ट्रेड वाया सॉफ्टवेयर, जो बिटकॉइन के सॉफ्टवेयर से डिफरेंट जिसको ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, उससे वो ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पे वही बोला गया, नीचे देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज मेजर कंसर्न्स ऑन द इंपैक्ट ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग ऑन द कंट्रीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। कंट्री के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे इनको थोड़ा धोखा दिख रहा है, इसके कारण आरबीआई ने इसको क्या किया है, अवॉइड करने को बोला है, बट कंप्लीट बैन नहीं किया है, ना गवर्नमेंट ने किया है ना आरबीआई ने किया है। अब इसके बाद आते हैं बेटा फिर से एक न्यूज, अभी ये सितंबर के फर्स्ट वीक का ही न्यूज है, क्या है कि बिटकॉइन इज बैक ओवर $50,000, व्हाई क्रिप्टो इन्वेस्टर शुडंट चेंज अ थिंग। क्या है बेटा कि क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू कितना हो गया, एक बिटकॉइन इक्वल टू $50,000 कब हुआ था? सितंबर, मतलब इस महीने के पहले वीक में हुआ था। अब आपको लगेगा कि सर ये तो बहुत ज्यादा वैल्यू है, बेटा इससे भी ज्यादा हो चुका था। लास्ट अपना जो मई मंथ है, मई नहीं अप्रैल मंथ है, अप्रैल 2021, इसमें बिटकॉइन का वैल्यू, एक बिटकॉइन वाज ऑलमोस्ट इक्वल टू $64,000 रुपीज, $64,000, कितना? $64,000। अब आपको लगेगा सर इतना ज्यादा वैल्यू है, हम तो खरीद नहीं पाएंगे। ऑब्वियस बात है बेटा, $64,000 मतलब कितना ज्यादा पैसा होता है रुपीज के टर्म में अगर देखे तो। पर जब ये बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी, मतलब जब 2009 में पहली बार बिटकॉइन लॉन्च किया गया था, इसका प्राइस कितना था बेटा? आप कुछ रुपीज में आप 10-12 बिटकॉइन 10-12 रुपए में भी खरीद सकते हो, इतना लो प्राइस था इसका। कब? जब इसका शुरुआत हुआ था 2009 में, क्योंकि उसको उस टाइम पे उसका वैल्यूएशन पता ही नहीं था लोगों को। बट जैसे जैसे पता चलने लगा, वैसे वैसे क्या होने लगी, डिमांड बढ़ने लगी, और उसके हिसाब से प्राइस भी बढ़ने लगा बिटकॉइन का, ठीक है। सो क्या है, 50,000, मतलब अभी तो ये $50,000 था, पर अप्रैल में कितना था, $63,000 था। फिर एकदम अगर देखते हैं तो एक ग्राफ अब हम आगे जाके देखेंगे कि प्राइस वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है इसमें। क्या है, प्राइस वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब एकदम से ऊपर भी जाता है और एकदम से ये बिटकॉइन का प्राइस नीचे भी आता है। तो जैसे बिटकॉइन का होता है, वैसे बाकी के भी जितने भी करेंसीज उनका भी होगा, ठीक है। जो भी डिजिटल करेंसीज हमने अभी देखे 6 या फिर डिफरेंट जितने भी होंगे, उनका भी प्राइस क्या होते होगा, फ्लक्चुएटिंग होते होगा। तो यहाँ पे देखिए, अब ये डीके है अपना एस्पायरेंट सीरीज का, बहुत पीछे छूट गया ना भाई। अब आपको लगेगा सर ऐसा बिटकॉइन वगैरह होगा तो साला मैंने उस टाइम पे 2009 में एक हाथ खरीद के रखा, तो आज मेरा उसका वैल्यू कितना होता, कितना? $50,000। भाई $50,000 मतलब कम है क्या? $50,000 मल्टीप्लाइड बाई 80, कितना पैसा होता है? तो इतना पैसा नहीं, ऐसा नहीं, रोते नहीं बैठने का बेटा, क्योंकि दूसरा चांस आता ही है। तो रोने के बाद क्या होता है, जो नसीब में नहीं होता वो रोने से भी नहीं मिलता, ठीक है। अब ये थोड़े शायरी भरे शब्द है, ठीक है, जनरली जो प्रेमी रहते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। बट यहाँ पे प्रेम की बात कहाँ पे हो रही है बेटा, पैसे के प्रेम की बात हो रही है। तो ऑब्वियस बात है, एवरीबडी फील डिस्ट्रेस कि यार सर मैंने क्यों नहीं किया, ठीक है। बट वही बात है कि ऑप्शन अभी भी आएंगे, फ्यूचर में भी अपॉर्चुनिटीज आती है, बिकॉज इसका मैंने अभी बताया इसका प्राइस क्या है, वोलाटाइल प्राइस है। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए आपके स्क्रीन पे जो ग्राफ आ रहा है, दिस ग्राफ बेसिकली शोज द प्राइस ऑफ बिटकॉइन, ठीक है, द वैल्यू ऑफ बिटकॉइन इन द टर्म्स ऑफ डॉलर, ठीक है। एक बिटकॉइन का मतलब कितना वैल्यू फ्लक्चुएट हुआ है उसके हिसाब से दिखाया गया है। 2009 से 2017, 18, 19, 20, 21, मतलब पिछले 4 साल का ये डेटा पूरा इन्होंने कैलकुलेट किया है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ग्राफ देखिए, एकदम से पीक पे जा रहा है, एकदम नीचे आ रहा है, ठीक है, एकदम से पीक जा रहा है, एकदम नीचे आ रहा है। फिर से पीक कब गया, अभी मैंने आपको बताया अप्रैल 2021 में उसका प्राइस कितना हुआ था पर बिटकॉइन का, $63,347 पर बिटकॉइन। फिर से बेटा कितना गिरा, ये 30 मतलब 30 मई मंथ में, ठीक है, मई 2021 में कितना हुआ, 34,536। अब मुझे बताओ किसी इंसान ने अच्छे मन से जब ये 63 पे गया होगा तब पैसे लगाए होंगे कि चलो भाई एक बिटकॉइन खरीद लेता हूँ $63,000 का, तो क्या होगा बेटा, उसका नियर अबाउट आधा लॉस हुआ। और अभी फिर से रिबाउंड हुआ तो कितना हुआ है सितंबर में, नियर अबाउट 50 के आसपास। तो इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन कि आप सोच सकते हो कि महीने भर के अंदर में ही कितना, आधे से कम उसका प्राइस हो सकता है। तो इतना फ्लक्चुएशन ये बिटकॉइन के प्राइस में होता है, ठीक है। अब इसके बाद वही है बेटा कि क्या मैंने क्या बोला, हाई वोलेटिलिटी इन बिटकॉइन प्राइसेस, देयर इज अ हाई वोलेटिलिटी इन बिटकॉइन प्राइसेस। वही है क्रिप्टो होल्डर्स इन अप्रैल राजा समान, क्योंकि प्राइस कितना गया, 63 गया। फिर भाई आया मई में ना, ठीक है, सावन की शुरुआत होती ही क्या हो गया उसका हाल कि भाई मेरा आधा तो पैसा डूब गया है, तो कैसे करूं। तो ऑब्वियस बात है ये सेम सिचुएशन से जितने भी क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स है उनको जाना ही पड़ता है, बिकॉज इट इज वन टाइप ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। और ये कैसा है, जैसा शेयर मार्केट रहता है कि शेयर मार्केट में
क्या होती है, हर दिन उतार चढ़ाव होते रहता है बेटा, उसी प्रकार ये बिटकॉइन का भी प्राइस क्या होता है, उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहता है। सो ऑब्वियस बात है, इसमें कमजोर दिल वालों ने इन्वेस्ट करना चाहिए क्या, देखो हंस रहा है, ठीक है, नहीं करना चाहिए बेटा, कमजोर दिल वालों का गेम नहीं है ये। उसके बाद आते हैं व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, पहला हमारा शुरुआत होता है क्रिप्टो करेंसी से। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, अब ये क्रिप्टो करेंसी है दो वर्ड्स का, क्या है बेटा, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, वन इज क्रिप्टो एंड सेकंड इज अ करेंसी, वन इज क्रिप्टो सेकंड इज अ करेंसी। क्रिप्टो का मतलब क्या होता है, क्रिप्टो का मतलब होता है सीक्रेट, क्रिप्टो का मतलब होता है सीक्रेट, करेंसी मतलब क्या, कि जो भी हम लोग डे टू डे लाइफ में ट्रांजैक्शन करने के लिए या फिर चीजें खरीदने के लिए पैसे का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, करेंसी कहते हैं, समझा। क्रिप्टो मतलब सीक्रेट करेंसी, क्रिप्टो करेंसी मतलब क्या, सीक्रेट करेंसी। तो क्या है बेटा डेफिनेशन, तो देखते हैं। क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल करेंसी और अ वर्चुअल करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है, इट इज डिजिटल और वर्चुअल करेंसी दैट इज सिक्योर्ड बाय क्रिप्टोग्राफी। किससे सिक्योर्ड है ये, क्रिप्टोग्राफी, मतलब जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, क्रिप्टोग्राफी। इसके बारे में हम लोग आगे चल के देखेंगे, विच मेक्स इट नियरली इम्पॉसिबल टू काउंटरफेट और डबल स्पेंड। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ क्रिप्टो करेंसी क्या है बेटा, कि आज आपके पास में जो फिजिकल करेंसी है, मान लीजिए आपके जेब में 500 के नोट है, 2000 का नोट है, क्या होता है, उसके काउंटरफेट नोट्स मिलते हैं। काउंटरफेट नोट्स मतलब क्या, नकली नोट्स, ठीक है, मिलते हैं, ठीक है। कभी आप देखना बैंक में जाने के बाद 10 बार चेकिंग होता है, 10 बार चेकिंग होता है, उसके बाद बैंक वाला उसको एक्सेप्ट करता है, मतलब क्या, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बट इसमें ऐसा कुछ है क्या बिटकॉइन में या फिर क्रिप्टो करेंसी में, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सीधा क्रिप्टो करेंसी आपके पास है, उसको डुप्लीकेट कोई नहीं बना सकता है, दूसरी बात काउंटर फेटिंग नहीं कर सकते और डबल स्पेंड नहीं कर सकते, मतलब एक बार अगर आपने खर्चा कर दिया तो दोबारा आप उसी करेंसी को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ये फायदा है क्रिप्टो करेंसी का। तो समझा क्रिप्टो करेंसी क्या है, आसान भाषा में इट इज अ डिजिटल करेंसी और अ वर्चुअल करेंसी विच इज बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी ऑफ अ क्रिप्टोग्राफी। तो हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि बट बेसिकली इट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है, इसका काम कैसे चलता है, कैसे ये एक्चुअल में काम करता है, वो हम लोग थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे। अब थोड़ा हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा एक बैकग्राउंड देख लेते हैं कि भाई अभी तक कैसा ट्रांजैक्शन होता रहा है। तो शुरुआत अगर करते हैं तो स्टेप 1 से आता है। स्टेप 1 में क्या होता था बेटा, एंशिएंट टाइम पे, उस टाइम पे करेंसी था नहीं था, उस टाइम पे कुछ ऐसा जो प्रीशियस मेटल्स थे उसका इस्तेमाल होता था नहीं होता था, मतलब क्या, उस टाइम पे जो ट्रेड होता था दैट वाज इन द बार्टर ट्रेड। बार्टर ट्रेड मतलब क्या, एनसीईआरटी पढ़ाते वक्त हमने देखा कि भाई अगर आपके पास में करेंसी नहीं है, तो मेरे पास अगर चावल है और सामने वाले के पास में अगर जूते हैं और मुझे चावल के बदले में जूते मिल रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बार्टर ट्रेड कहेंगे। जैसा यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, शिप के बदले में एप्पल और एप्पल के बदले में शिप, ठीक है। सो ऑब्वियस बात है, बार्टर ट्रेड के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर बार्टर ट्रेड, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मतलब दोनों को भी एक में के पास जो चीज है उसकी जरूरत होनी चाहिए। उसके बाद क्या आया, प्रीशियस मेटल कॉइन्स, ठीक है, सिल्वर के कॉइन्स आने लगे, ठीक है, गोल्ड के कॉइन आने लगे, कॉपर के कॉइन आने लगे। सो ये फिर स्टेज 2 में हमारा प्रीशियस मेटल्स आया। फिर स्टेज 3 में कौन सा मनी आया, पेपर मनी एंड मिंटेड कॉइन्स, मतलब ये अपने जो 1 रुपया 2 रुपया जो करेंसी है वो आई। सो पेपर मनी मतलब क्या, यहाँ पे भी एक साधारण पेपर रहता है या फिर प्लास्टिक का पेपर रहता है जिसपे लिखा रहता है कि मैं धारक को इतने इतने रुपीस अदा करने की परमिशन देता हूं, लिखा रहता है। कभी नोट पढ़ना, मतलब क्या है कि बेसिकली स्टेज 3 में क्या आया, पेपर मनी आया। वो पेपर मनी का इस्तेमाल करके आप मार्केट में जाके कोई भी चीज खरीद सकते हो, ठीक है। उसके बाद कौन सा ट्रांजैक्शन आया, डिजिटल ट्रांजैक्शन आया, ठीक है। डिजिटल ट्रांजैक्शन मतलब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, गूगल पे, फोन पे, जो भी आज इस्तेमाल करते हो वो आया स्टेज 4 में। अभी जो स्टेज 5 चल रहा है या फिर जो अभी इवॉल्विंग स्टेज है या फिर फ्यूचर का स्टेज है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल करेंसीज और डिजिटल करेंसीज, ठीक है। अब ये वर्चुअल करेंसी मतलब कौन सा, बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन जो हमने इनिशियली देखे। नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज आर देयर, उसमें का सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, वन ऑफ द करेंसी इज बिटकॉइन, ठीक है। सो ये पार्ट स्टेज में हम लोग क्या देख सकते हैं बेटा, हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं। अब इसके बाद थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई क्रिप्टो करेंसी बेसिकली कैसे काम करता है। अब क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करता है, यहाँ पे देखिए, अब एक साइड में है दीपिका, दूसरे साइड में है शाहरुख। आप बोलोगे कि सर आपको फोटो नहीं मिले क्या, नहीं बेटा, कॉपीराइट का मसला हो सकता है, ठीक है। सो हम लोग उसका इस्तेमाल न करते हुए क्लिप आर्ट से देखेंगे। अब जैसा दीपिका है बेटा, दीपिका को क्या करना है, मूवी में काम करना है। दीपिका को क्या करना है, मूवी में काम करना है। शाहरुख भाई ने ऑफर दिया कि चलो भाई दीपिका मैडम आप मेरे मूवी में काम कीजिए। मूवी कौन सी है, ओम शांति ओम, ठीक है। मूवी कौन सी है, ओम शांति ओम, और मेरा ही प्रोडक्शन हाउस है। मेरा प्रोडक्शन हाउस कौन सा, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, ठीक है। सो अभी शाहरुख भाई ने बोला है दीपिका मैडम को कि आप मेरे मूवी में काम कीजिए। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ही उसको बना रहा है, और मूवी का नाम क्या है,
ओम शांति ओम। ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में मैडम ने, ठीक है, मैडम ने, शाहरुख भाई ने बोला था तो ना नहीं बोलेंगे बिकॉज मैडम की पहली फिल्म। ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में वो भी शाहरुख भाई उनको अप्रोच कर रहे, सो मैडम एक्सेप्टेड, मैडम ने काम किया, मूवी बना ली। अब ये मूवी बनाने के बाद में ऑब्वियस बात है मैडम विल एक्सपेक्ट अ पेमेंट। भाई फ्री में तो नहीं करेगा ना। ठीक है, कल मुझे भी अगर शाहरुख भाई ने बोला आओ अभिलाष भाई मूवी में काम करो, मैं फुकट में तो नहीं करूंगा ना, मैं कुछ चार्ज करूंगा। तो ऑब्वियस बात है बेटा मैडम क्या करेंगी, चार्ज करेंगी। बट शाहरुख भाई के पास में पैसा है क्या? नहीं। शाहरुख भाई के पास में कैश है क्या? नहीं है। शाहरुख भाई बोले भाई कैश तो नहीं है भाई, अकाउंट में भी बैलेंस, बैंक बैलेंस जीरो हो गया है, वैसे भी मूवीज फ्लॉप चल रही है, तो ऐसे कंडीशन में मेरे पास पैसा तो नहीं हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, शाहरुख भाई ने पैसा, मैडम ने पैसा मांगा, शाहरुख भाई के पास पैसा नहीं है। शाहरुख भाई क्या बोल रहे फिर? शाहरुख भाई बोल रहे मैडम एक काम करता हूँ कि मैं आपकी डिजिटल तस्वीर बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? डिजिटल तस्वीर बनाता हूँ कि जो मैं खुद ही बनाऊंगा, खुद ही साइन करूंगा, और instead of payment what you should do, you should take this digital art from me as an instead of payment। ठीक है, मतलब पेमेंट की जगह आप मुझसे क्या लीजिए, ये डिजिटल आर्ट लीजिए। मैडम ने बोला ठीक है भाई मैं डिजिटल आर्ट आपसे ले लेती हूँ। अब मुझे बताइए बेटा ये डिजिटल आर्ट जो है इसको क्या किया जा सकता है? कॉपी किया जा सकता है? किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? सेम नंबर ऑफ मतलब 10-15 में उसके कॉपी करके एक डुप्लीकेशन हो सकता है। ठीक है, सिमिलर कोई भी उसको ये साइबर अटैक करके वगैरह कुछ तो भी इसको डैमेज भी किया जा सकता है। अब ऐसे कंडीशन में शाहरुख भाई और दीपिका मैडम इनके पास है खुद के दो रजिस्टर, एक रजिस्टर इनके पास है, दूसरा रजिस्टर इनके पास है। रजिस्टर मतलब क्या? रिकॉर्ड डायरी, रिकॉर्ड लिखने के लिए। शाहरुख भाई ने बोला कि ठीक है मैडम मैंने आपको डिजिटल आर्ट के समान पेमेंट दिया है, किसको? दीपिका मैडम को। तो इन दोनों ने क्या किया, अपने रजिस्टर में क्या करके लिख दिया कि मैंने डिजिटल आर्ट का इतना इतना एक आर्ट किसको दिया है? दीपिका मैडम को दिया है। तो ये दोनों ने भी अपने रजिस्टर में क्या लिया, वो जो ये ट्रांजैक्शन हुआ है इन द टर्म्स ऑफ डिजिटल आर्ट, वो दोनों ने भी अपने बुक्स में क्या लिख के रखा कि भाई हाँ ये इतना इतना मुझे ये डिजिटल आर्ट किसने दिया है? शाहरुख भाई ने दिया है। और शाहरुख भाई क्या लिखेंगे कि मैंने इतना डिजिटल आर्ट किसको दिया? दीपिका मैम को दिया। तो बेसिकली अब यहां पे आती है बेटा क्रिप्टो करेंसी, यहां पे आती है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी मतलब क्या? ये जो डिजिटल आर्ट यहां पे शाहरुख भाई ने किसको दिया है? दीपिका मैम को दिया है। दिस इज बेसिकली व्हाट क्रिप्टो करेंसी, मतलब जो हमारा डिजिटल करेंसी या फिर वर्चुअल करेंसी है ये वही है। समझा? इसके बदले में भी शाहरुख भाई क्या दे सकते थे? बिटकॉइन दे सकते थे। दे सकते थे कि नहीं दे सकते थे? ठीक है, मतलब समझा, बिटकॉइन के जगह पे दूसरा कोई क्रिप्टो करेंसी, इथरम, लाइटकॉइन, कोई भी दे सकता था। सो बेसिकली इस प्रकार से क्या होता है, ये ट्रांजैक्शन चलता है बस एक जगह पे होता है बेटा कि जहां पे पैसे के जरिए जो पहले ट्रांजैक्शन होता था वही ट्रांजैक्शन अब कैसे होगा? डिजिटली होगा। कैसे होगा? डिजिटली होगा। वही बोला गया है कि ये जो डिजिटल पोर्टल है, यही डिजिटल पोर्टल क्या है? क्रिप्टो करेंसी। इट ओनली एग्जिस्ट इलेक्ट्रॉनिकली। ये क्या होता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली एग्जिस्ट होता है। अब आप लोग बोलोगे कि सर आपने तो अभी ये जो लास्ट स्लाइड में बताया कि ठीक है भाई शाहरुख भाई ने डिजिटल आर्ट दिया, बट ये फालतू का ये रिकॉर्ड का चक्कर आप काहे को ला रहे हो कि भाई लिखने का चक्कर किसके लिए ला रहे हो? ये लिखा इसीलिए जाता है बेटा टू मेंटेन अ ट्रांसपेरेंसी। क्यों लिखा जाता है ये? टू मेंटेन अ ट्रांसपेरेंसी, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका एक लिखित किसके पास रहेगा? शाहरुख भाई के पास रहेगा, और उसका ही लिखित किसके पास रहेगा? दीपिका मैम के पास रहेगा। अगर ये दोनों में से, ठीक है, अगर ये दोनों में से किसी ने बोला कि नहीं भाई मैंने काट दिया है, मुझे पेमेंट ही नहीं मिला, मुझे डिजिटल ट्रांजैक्शन मुझे हुआ ही नहीं, फिर ये आर्ट मुझे मिला ही नहीं, तो क्या होगा? इसके पास लिखा रहेगा। ठीक है, इसके पास लिखा रहेगा। अब यहाँ पे तो मैंने ये दोनों का एग्जांपल बता रहा हूं। ऐसे ये जो क्रिप्टो करेंसी के सिस्टम में नंबर ऑफ पीपल्स आर देयर, मिलियंस में लोग रहते हैं, तो ये जो पूरा ट्रांजैक्शन होता है पूरे क्रिप्टो करेंसी में का, हर एक के नोटबुक में क्या होता है? दर्ज किया जाता है। ठीक है, जो भी लोग उसको नोट कर रहे हैं ना उसके इसमें दर्ज किया जाता है। और मान लीजिए 100 लोग अगर ये नोट एंट्री करवा रहे हैं और 100 में से अगर एक भी बंदे ने झूठ बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं हुआ है करके, बट 99 लोगों की बुक में क्या लिखा है कि ट्रांजैक्शन हुआ है, तो जो चीटर है या फिर जो झूठ बोल रहा है वो पकड़ा जाता है। समझा बेटा? ये क्यों लिखना आवश्यक है? बिकॉज ट्रांजैक्शन हुआ, ये नोट होना आवश्यक है, इसीलिए। दूसरी बात, अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये डिजिटल आर्ट को कॉपी किया जा सकता है, किया जा सकता है। एक की जगह पे मैं 10 डिजिटल आर्ट बना सकता हूं और 10 लोगों को दे सकता हूं। ठीक है, अब ये ना हो इसीलिए भी क्या इंपॉर्टेंट है? रिकॉर्ड बुक आवश्यक है कि भाई हाँ एक ही ट्रांजैक्शन हुआ है और एक ही डिजिटल आर्ट दिया गया है। समझा? ये प्रोसेस होती है जनरली क्रिप्टो करेंसी में, या फिर क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसमें ये प्रोसेस पाई जाती है। अब क्रिप्टो मतलब क्या है बेटा? सीक्रेट। अब यहाँ पे देखिए जो शाहरुख भाई है और दीपिका मैम है, ये दोनों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगा इन द टर्म्स ऑफ डिजिटल करेंसी या फिर वर्चुअल करेंसी, ये दोनों को ही पता रहेगा कि हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है,
पर दोनों को भी एकमेक की लोकेशन नहीं पता रहेगी, ठीक है, या फिर एकमेक का एड्रेस तो पता रहेगा बट इनका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे ये पता नहीं रहेंगी। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो बाहर वालों को पता नहीं रहेगा, और दो जो व्यक्ति है वो दोनों व्यक्ति के बीच में सिर्फ उनके एड्रेस से क्या होगा, ट्रांजैक्शन हो जाएगा। इसीलिए ये जो क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन होता है ये कैसा ट्रांजैक्शन है, सीक्रेट ट्रांजैक्शन है, इसीलिए इसके नाम में क्या आता है, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो मीन्स सीक्रेट, करेंसी मीन्स मीडियम ऑफ परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, उसके बाद आते बेटा, अब ये जो प्रोसेस है क्रिप्टो करेंसी का, इसको और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो ये डिटेल में देखने के लिए हमको कोई तो भी करेंसी पकड़ना पड़ेगा या फिर कोई तो भी करेंसी को कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पे हम कौन सी करेंसी कर रहे हैं, बिटकॉइन, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ बिटकॉइन एंड बिटकॉइन। अब बेटा फर्क कहां पे दिख रहा है, बिटकॉइन एंड बिटकॉइन, इनका एक का बी कैपिटल है और दूसरे का बी क्या है, स्मॉल है, ठीक है। अब आपको लगेगा कि सर क्यों मजाक कर रहे हैं, दो ही एक ही तो नाम है, बट देयर इज ऑल्सो एन डिफरेंस बिटवीन बिटकॉइन विद कैपिटल बी एंड बिटकॉइन विद स्मॉल बी। ये जो बिटकॉइन है बेटा, जिसका कैपिटल बी रहता है, इट शोज द होल सिस्टम ऑफ बिटकॉइन, इट रिप्रेजेंट द होल सिस्टम ऑफ बिटकॉइन, कि बिटकॉइन में कैसे ट्रांजैक्शन होता है, क्या होता है, माइनिंग कैसे होती है, ये पूरा अगर आपको शो करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल भी लिखना पड़ेगा। बट अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास में 10 बिटकॉइन है, ये डिजिटल करेंसी है, तो ये 10 बिटकॉइन मतलब काय में लिखूंगा मैं, स्मॉल बी में लिखूंगा, समझा। जो डिजिटल करेंसी है उसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो सिर्फ स्मॉल बी से लिखना पड़ेगा। अगर आपको पूरे बिटकॉइन के सिस्टम को अगर पढ़ना है या फिर उसके बारे में बात करनी है तो आपको किसका क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल बी से बिटकॉइन लिखना पड़ेगा। यहां से शुरुआत होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पहले तो थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं कि बिटकॉइन ये ऐसा प्रोसेस है बेटा, इट इजंट अटैच्ड टू अ स्टेट और गवर्नमेंट। बिटकॉइन ये किसी गवर्नमेंट का नहीं है या फिर किसी स्टेट का भी नहीं है। इंडिया ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई बिटकॉइन मैंने निकाला है करके, या फिर दुनिया का कौन सा भी कंट्री ऐसा नहीं बोल सकता कि वो स्पेसिफिक बिटकॉइन मेरा है करके। इवन जितने भी बिटकॉइन मार्केट में अवेलेबल है उनका कोई भी स्टेट नहीं है या फिर उनका कोई भी कंट्री नहीं है, ये पहला पॉइंट। अब इससे क्या होता है, अगर कोई स्टेट और कंट्री नहीं है, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए इंडिया है बेटा, इंडिया की जो भी करेंसी रुपीज में हम लोग ट्रेड करते हैं, रुपीज में हम लोग या फिर चलन में हम लोग रुपीज में करते हैं, यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी कौन है, आरबीआई, ठीक है। जिस प्रकार इंडिया में रेगुलेटरी बॉडी आरबीआई है, उसी प्रकार अमेरिका में उसकी फेडरल बैंक है, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज में खुद की रेगुलेटरी बॉडी है, उनके नीचे या फिर उनके निगरानी के नीचे जो भी ट्रांजैक्शन है वो किया जाता है। बट वही यहाँ पे वैसा होता है क्या बिटकॉइन में, नहीं, क्योंकि भाई ये कोई स्टेट या फिर कंट्री को तो रिप्रेजेंट नहीं करते, या फिर वही कंट्री के आते हैं, ऐसा ओरिजिन भी नहीं इनका। तो मतलब क्या, नो सेंट्रल इशुइंग अथॉरिटी और रेगुलेटरी बॉडी। क्या है बेटा इसका, कोई भी सेंट्रल इशुइंग अथॉरिटी नहीं है कि भाई जैसा मैं पूरा बॉस हुआ, मैंने अनाउंस किया कि कल से भाई 500 की नोट बंद, कल से अनाउंस किया कि 2000 की नोट बंद। अब ये क्या है, ये कौन कर सकता है, ये भाई सेंट्रल इशुइंग अथॉरिटी कर सकती है, ठीक है। बट ऐसा यहाँ पे कोई है क्या, बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कोई है क्या, नहीं है। मतलब क्या, नो सेंट्रल इशुइंग अथॉरिटी और रेगुलेटरी बॉडी, किसी भी प्रकार की बॉडी नहीं है। इसीलिए ये बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी को क्या बोला जाता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम। क्या बोला जाता है, डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज मतलब समझा, एक ही इंसान पूरे डिसीजन ले रहा है, सबको वो इंप्लीमेंट करना है। बट डिसेंट्रलाइज मतलब क्या, यहाँ पे कोई भी सिंगल बॉस नहीं है, सब इक्वली सबके पास में राइट डिवाइड रहता है। सो ऑब्वियस बात है, नो सेंट्रल इशुइंग अथॉरिटी और अ रेगुलेटरी बॉडी, देन देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडिंग व्हेन टू मेक मोर बिटकॉइंस। तो भाई ऑब्वियस बात है, सेंट्रल डिसाइडिंग अथॉरिटी नहीं है कोई, या फिर किसी के पास में वो अधिकारी नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या है कि कितने बिटकॉइंस हमको बनाने हैं, कितने बिटकॉइंस हमको मार्केट से निकालने हैं, ये भी कौन डिसाइड करेगा, कोई नहीं करेगा। कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं तो कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। ये पूरा गेम जो है क्रिप्टो करेंसी का, एक काय पे चलता है बेटा, डिमांड और सप्लाई पे चलता है, इतना ध्यान में रखना। पूरा गेम जो क्रिप्टो करेंसी का है वो काय पे चलता है, डिमांड और सप्लाई पे चलता है। जितना डिमांड रहेगा उतना उसकी प्राइस बढ़ती है, अगर डिमांड कम है तो प्राइस भी क्या होती है, कम होती है। और तीसरी बात इंपॉर्टेंट, अभी मैंने यहाँ पे क्या बताया कि कोई भी प्रकार की रेगुलेटरी बॉडी, कोई भी प्रकार की सेंट्रल इंस्टीट्यूट इन पर वॉच नहीं रखती है, या फिर इन पर ये देखरेख नहीं रखती है। तो अल्टीमेटली क्या है, दे आर फ्री टू डू एनीथिंग, ठीक है। सो हमारे आरबीआई को प्रॉब्लम वही है, या फिर जितने भी दुनिया के मेजर इंस्टीट्यूशन है उनको प्रॉब्लम यही है कि भाई आपकी रेगुलेटरी बॉडी कौन है, ठीक है, आप हमारे नीचे आओ और हम आपको परमिशन देंगे। बट बिटकॉइन वाले क्या बोलते हैं, नहीं, मुझे नहीं आना है, मुझे डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करना है, ठीक है। मेरे जितने भी लोग होंगे, जितने भी मेंबर्स मेरे सिस्टम से जुड़े हुए हैं, हर एक को ये अथॉरिटी है एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने का, समझा। बिकॉज सब जो डेटा वहां पे जाता है, जो भी डेटा जनरली, देखो बैंक में अभी जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, आप बोल सकते हो क्या आरबीआई को, आप बोल सकते हो क्या कि चलो भाई दिखाओ मुझे तुम्हारा पूरा बुक, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, दिखा से बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। बट ये बिटकॉइन में बेटा एवरीथिंग इज ओपन,
ठीक है, यू कैन सी एवरी ट्रांजैक्शन। आपको अगर लगता है कि कहां पे तो भी घपले हुए, आप देखो, बुक्स चेक करो और आप बताओ। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम बोला जाता है। और इससे क्या मेंटेन होती है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है। क्या मेंटेन होती है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है। नेक्स्ट, नहीं कर सकता है, मैं बताऊंगा ना, शांति शांति बनाए रखो, एक एक पॉइंट आएगा। सम क्वेश्चंस विच अराइज आर, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं, कौन से बेटा, अब ऑब्वियस बात है, मैंने क्या बताया, कोई स्टेट या फिर कोई कंट्री इसको रिप्रेजेंट नहीं करता है। दूसरी बात, कोई इनकी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, या फिर आरबीआई समान इंस्टीट्यूट के नीचे ये लोग काम नहीं करते। इसका मतलब क्या है, और कितने प्रिंट करवाना है, कितने निकालना है मार्केट से, ये भी कोई नहीं जानता है। अगर कल जाके अगर पैसे की जरूरत लगती है तो बेटा हमारे इंडिया में कौन करता है, आरबीआई ऑर्डर दे देता है कि चलो भाई प्रिंटिंग शुरू कर दो, प्रिंटिंग कम कर दो मार्केट से पैसा निकालने के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें कुछ सवाल आते हैं कि व्हेन टू मेक मोर बिटकॉइंस, कि भाई बिटकॉइंस कब बनाने का। ठीक है, होगा ना कुछ तो भी ऐसा, तो एक सवाल पहला आता है। दूसरा, हाउ मेनी टू प्रोड्यूस, बनाने तो है तो वो कितने बनाने हैं, ये भी तो कुछ लगेगा ना, तो ये भी एक सवाल आता है। तीसरा, वेयर दे आर, कि सच में ये कहां पे स्टोर्ड है। जैसा अभी आरबीआई बोलता है कि हमारा पैसा यहाँ पे स्टोर्ड है, या फिर हमारे पास इतना इतना गोल्ड है, तो एक्चुअल में ये कहां पे स्टोर होते हैं, ये भी एक सवाल आता है। चौथा, इन्वेस्टिगेटिंग फ्रॉड। ठीक है, अगर मान लो कल जाके अगर बहुत बड़ा फ्रॉड भी हो जाता है तो उसको इन्वेस्टिगेट कौन करेगा, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन के लिए भाई कोई तो भी अपर बॉडी होनी चाहिए ना। जैसा अगर इंडिया में बैंकिंग में आपको पता होगा, विजय माल्या हमारे पैसे लेके भाग गया, मेहुल चोकसी हमारे पैसे लेके भाग गया। सो ये किसके पैसे लेके भाग गए, एसबीआई के, पीएनबी के, इनके पैसे लेके भाग गए। तो इनका बाप कौन था, आरबीआई। तो आरबीआई एक इन्वेस्टिगेटिंग, आरबीआई ने क्या किया कि चलो भाई तुम्हारे इसमें ये घपले हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारे इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हुए उसके लिए हम लोग कमेटी एक गठित करेंगे और वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि भाई सच में किसने, किसके कारण वो लोग पैसे उतने डुबा के भाग गए कर। समझा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज भाई ये किसी के अंडर में काम करते हैं क्या, नहीं करते। कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन इनका नहीं है। मतलब इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज अप्रोच। क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज अप्रोच। अब उसके बाद में, हाउ डज बिटकॉइन वर्क एज अ करेंसी। ठीक है, ये बिटकॉइन एज अ करेंसी कैसे काम करता है, ये थोड़ा हम लोग देखेंगे। उसके पहले थोड़ा बिटकॉइन के बारे में जानकारी लेते हैं कि इट इज अ वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी। ये दुनिया की क्या है बेटा, पहली क्रिप्टो करेंसी है। क्या और किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, क्रिप्टोग्राफी पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, क्रिप्टोग्राफी पे। सेकंड, वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2009, कब इंट्रोड्यूस की गई थी, 2009 में इंट्रोड्यूस की गई थी। एंड हु फाउंडेड इट, संतोषी नाकामोटो। ठीक है, अब बेसिकली देखा जाए तो ये जो नाम है, ये आपको लग रहा होगा कि सर ये किसी पर्सन का नाम है क्या। ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि वो पर्सन है कि एक ग्रुप है करके। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक ग्रुप का नाम है जिस ग्रुप ने ये पूरे डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी बनाई, या फिर एक सिंगल पर्सन का भी नाम हो सकता है। तो किसने बनाई, संतोषी नाकामोटो ने बनाई। मीडियम ऑफ एक्सचेंज डायरेक्टली बिटवीन द टू इन्वॉल्व पार्टीज। अब देखो बेटा, यहां से असली जो गेम है बिटकॉइन का वो शुरू होता है। कैसे शुरू होता है, मान लीजिए मुझे किसी के साथ में, मुझे किसी के साथ में ट्रांजैक्शन अगर करना है, नॉर्मल अगर हम लोग डे टू डे लाइफ की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, अगर मुझे किसी को 10,000 रुपए ट्रांसफर करना है या फिर 10,000 रुपए कैश में देना है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल गो टू द बैंक, आई विल पुल आउट द मनी ऑफ 10,000 रुपीज और सामने वाले को मैं हैंड ओवर कर दूंगा। या फिर दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है, ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकता हूँ कि मेरे अकाउंट से मैं बैंक वालों को बोलूंगा कि देख भाई मेरा 10,000 रुपए वो मेरे सामने वाले दोस्त को ट्रांसफर कर दे। मतलब क्या है कि हमारा जो डे टू डे ट्रांजैक्शन होता है इसमें थर्ड पार्टी इज इन्वॉल्व, मतलब इंटरमीडियरी इज इन्वॉल्व। अब ये इंटरमीडियरी मतलब कौन, बैंक वाले इन्वॉल्व रहते हैं। समझा, दो लोगों का ट्रांजैक्शन है पर बीच में कौन इन्वॉल्व है, बैंक वाला इन्वॉल्व है। बिकॉज आपको जो भी ट्रांजैक्शन करवाने पड़ रहे हैं वो किसके जरिए करवाने पड़ रहे हैं, बैंक के जरिए करवाने पड़ रहे हैं। अब यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पे क्या हो रहा है, बैंक की जरूरत है क्या, बैंक की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास और मेरे पास में अकाउंट बनाए हुए हैं दोनों के, तो सीधा अकाउंट नंबर से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बिटकॉइन ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट्स व्हाई मीडियम ऑफ एक्सचेंज डायरेक्टली बिटवीन द टू इन्वॉल्व पार्टीज, मतलब नो थर्ड पार्टी इज इन्वॉल्व। फॉर एग्जांपल बैंक और एनी काइंड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज इन्वॉल्व बिटवीन द टू पर्सन हु वांट टू डू द ट्रांजैक्शन। समझा, ये सबसे बड़ा फायदा है इस सिस्टम का। इसमें बैंक का जो भी बैंक चार्जेस अपने हमसे लेती है वो चार्ज आपका क्या हो जाएगा, बच जाएगा। समझा। उसके बाद में इट्स डिसेंट्रलाइज तरीका। क्या है ये, डिसेंट्रलाइज, अभी मैंने बताया। अब इसमें इसको अगर आपको समझना है बेटा तो हमको थोड़ा एक गेम देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इमेजिन द पोकर गेम। आप में से कितने लोगों ने पोकर खेला है, एनीबॉडी, कितने लोगों ने पोकर खेला है। अब पोकर पता है ना, ठीक है।
अब पोकर मतलब जुआ समझ लो यार, पोकर मतलब जुआ। अभी पोकर अगर समझाते बैठा तो उसको 1 घंटा लगेगा, ठीक है। आप बोलोगे सर जुएबाजी सिखा रहे हो करके, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। सो पोकर मतलब क्या है, पोकर मतलब जुआ आसान भाषा में। अब ये पोकर का जो टेबल है, ये टेबल पे 4 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ये 4 लोग मतलब क्या, यूपीएससी करने वाली है, ठीक है। एस्पायरेंट सीरीज अगर आपने देखा होगा, एक है बीके, बीके था ना उसका नाम, बीके, दूसरा है घुरी, ठीक है, धैर्या और अभिलाष। अब यहाँ पे 4 लोग क्या, दिस 4 पीपल आर सिटिंग अराउंड द पोकर टेबल, ठीक है। एसके, ठीक है भाई, एसके बीके, ठीक है। अब ये 4 पीपल आर सिटिंग अराउंड द पोकर टेबल। देखो मैंने गौर से नोट करो, मैंने चारों को भी कॉर्नर में रखा है, ठीक है, मतलब क्लैशेस ना हो करके। अब ऑब्वियस बात है बेटा, हर एक के पास में उसके खुद के पत्ते हैं, हर एक के पास में खुद के पत्ते हैं। बट जब भी आप लोग पोकर खेलते हैं या फिर जुआ जब भी खेला जाता है, तो एक तो आपके जेब में क्या चाहिए, पैसा चाहिए, या फिर पोकर के वक्त चिप्स रहते हैं, मतलब ऐसे गोल सर्कुलर कॉइन्स रहते हैं प्लास्टिक के, वो होने चाहिए। आपने देखा होगा हॉलीवुड की मूवीज या फिर बादशाह पिक्चर जो थी शाहरुख खान की, तो बादशाह वो खेलने जाता है बेटा, दैट वाज बेसिकली पोकर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, ये 4 लोग 4 कॉर्नर में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इनके पास क्या है, इनके पास हर एक के पास में खुद के कार्ड्स है। अब कार्ड से ये लोग खेलना शुरू कर दिए। खेलते वक्त इनको ये पता लगा कि भाई पैसा तो किसी ने लाया ही नहीं। क्या लाया नहीं, पैसा तो किसी ने लाया नहीं। भाई पोकर खेल रहे तो पैसा होना चाहिए। सो पहली बात, नो कैश इज देयर, नो कैश इज देयर। अगर कैश नहीं है तो भाई वो प्लास्टिक का चिप्स तो भी होना चाहिए, वो कॉइन तो भी होना चाहिए, वो भी नहीं है, ठीक है। मतलब दूसरा विकेट। तीसरा, नो मनी ऑन द टेबल एट ऑल, मतलब किसी, ये पैसा है ही नहीं वहां पे। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप गेम खेल रहे हो तो किसके कितने पॉइंट हुए, किस पर कितना ये पेनाल्टी लगा, या फिर किसको कितना पैसा देना, ये आपको क्या करके रखना पड़ेगा, लिख के रखना पड़ेगा। क्या करके रखना पड़ेगा, लिख के रखना पड़ेगा। अब मान लीजिए एसके, घुरी, धैर्या और अभिलाष, ठीक है। अब ये चारों ने बोला कि ठीक है भाई, अपने पास पैसा नहीं है, बिकॉज दे आर एस्पायरेंट्स अल्टीमेटली, ठीक है। और एस्पायरेंट्स के पास में इतना पैसा नहीं रहता है। ये बोलेंगे चलो भाई, मैं यूपीएससी बनने के बाद में फिर क्रैक करने के बाद में पैसा लौटा दूंगा सबको। अब यहाँ पे चारों ने बोला ठीक है, आप में से कोई तो भी एक को क्या करना पड़ेगा, 4 में से लिख के रखना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। आप खेलते होंगे ना बेटा, वो टेबल में पूरे चारों के नाम रहते हैं, फिर पॉइंट्स कितने आते हैं वो करना पड़ता है, सेम इनको करना पड़ेगा। तो ये 4 में से ईमानदार है भाई अभिलाष, ठीक है। ईमानदार कौन है, अभिलाष ईमानदार है। अब अभिलाष को बोला गया कि ठीक है अभिलाष, तू क्या कर, तू पेज निकाल ले और तू सबके चारों के नाम लिख, और किस पर कितने पॉइंट आ रहे हैं तू ये नोट डाउन कर, ठीक है। बट भाई अभिलाष और धैर्या का झगड़ा हुआ है। अब धैर्या बोल रही है कि नहीं भाई, मुझे तेरे ऊपर यकीन नहीं है, तू कुछ भी कर सकता है, ठीक है। कर तो सकता है ना, ऑब्वियस बात है। उसी प्रकार जिस प्रकार धैर्या को अभिलाष पे यकीन नहीं है, उसी प्रकार घुरी बोल रहा है नहीं भाई, तेरे ऊपर मुझे फॉल्टी लग रहा है, ठीक है, तू कुछ तो भी घपले कर सकता है नंबर्स में, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अभिलाष बोलेगा कि ठीक है भाई, मैं तो नोट करूंगा ही, बट सबके पास में एक एक हम लोग पेपर दे देते हैं, तो चारों भी लोगों के पास क्या रहेंगे, पेपर आ जाएंगे। तो हर कोई नोट करेगा कि किसको कितने पॉइंट मिल रहे हैं और किसका कितना पॉइंट कट हो रहा है, समझा। मतलब अभी क्या हो गया बेटा, कि जब अभिलाष सिर्फ पॉइंट नोट कर रहा था अपने पेज पे, तब क्या हो रहा था, एक थोड़ा जो ट्रस्ट होता है वो थोड़ा कमी था, क्योंकि भाई हो सकता है कि भाई ट्रस्ट फैक्टर एक मैटर करता है। बट अभिलाष ने सीधा क्या बोल दिया कि ठीक है भाई, आपको अगर मुझ पे ट्रस्ट का फैक्टर है या फिर मुझ पे यकीन नहीं है, तो आप क्या कीजिए, तीनों भी लोग क्या करके क्या लेके बैठेंगे, पेज लेके बैठेंगे, और जो भी नंबर्स आते हैं या फिर जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो पोकर गेम में, जो भी पॉइंट्स आते हैं वो क्या होंगे, सब वो पेज पे लिखते रहेंगे। अब इसमें क्या हुआ बेटा, अब अभिलाष, पहले सिर्फ अभिलाष अकेला लिख रहा था, फिर उसके बाद चारों के पास क्या आ गए, पेपर आ गए, और चारों भी क्या करने लगे, पॉइंट्स लिखने लगे। मतलब अगर ये चारों में से अगर एक ने भी कुछ चालाकी की या फिर पॉइंट्स अदला बदली करने का कोशिश किया, तो तीनों का एक पॉइंट रहेगा और इसमें सिर्फ फॉल्ट रहेगा। मतलब क्या, चीटिंग आसानी से पकड़ में आएंगी, बिकॉज सब लोग नोट कर रहे हैं अपने पेज पे, और उसमें का अगर एक भी थोड़ा डिफॉल्ट करने की कोशिश करेगा या फिर कुछ तो भी आंकड़े चेंज करने की कोशिश करेगा, तो ये बाकी लोगों के साथ उसमें मैचिंग होगा क्या, नहीं होगा। मतलब क्या करेगा, वो हेरा फेरी करेगा तो पकड़ जाएगा, समझा। तो ये होती है शुरुआत। अब ये जो बुक्स में ये लोग लिख रहे हैं पॉइंट, ठीक है, ये बुक्स को हम लोग हमारी क्रिप्टो करेंसी की लैंग्वेज में कहते हैं लेजर। क्या कहते हैं, लेजर बुक। लेजर बुक मतलब क्या, कि जो भी बैंक में अगर आप जाते हो तो बैंक वाले पुराने जमाने में क्या करते थे, वो लिख के रखते थे कि भाई ये चेक आया, चलो इतना 10,000 रुपए आया, ऐसा लिख के रखते थे। तो जो रिकॉर्ड मेंटेन का बुक होता है उसको क्या बोलते हैं, लेजर बुक बोलते हैं। उसी प्रकार ये क्रिप्टो करेंसी में भी क्या होता है, ये लेजर लोग रहते हैं, लेजर बुक मेंटेन करने वाले, कि कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है। जैसा ये पोकर टेबल में अब ये 4 लोग हैं, तो 4 लोगों के नाम वहां पे लिखे जाएंगे, इनमें जितना ट्रांजैक्शन हो रहा है वो पूरा ट्रांजैक्शन काय में लिखा जाएगा,
वो लेजर बुक में लिखा जाएगा। समझा? ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे, वही है बेटा, अब यहाँ पे ये ऐसा वाला फोटो आता है आपके सामने कि भाई आपको पोकर खेलना है, आपके पास पैसे नहीं है। सबने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखा है, ठीक है। गैंग्स ऑफ वासेपुर में क्या देखने को मिलता है कि बेटा आपसे ना हो पाएगा, ठीक है, रहने दो बेटा तुमसे ना हो पाएगा। और वो बोलता है ना कि जब मैं बॉलीवुड की मूवी देख रहा था करके, तो ऑब्वियस बात है वैसा ही ये सीन बनता है कि आपके पास में अगर आपको पोकर खेलना है, आपको जुआ खेलना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? रोकड़ा होना चाहिए। पैसा नहीं बेटा, रोकड़ा, ठीक है। क्या होना चाहिए? रोकड़ा होना चाहिए, तभी जाके आप क्या खेल सकते हो? पोकर खेल सकते हो। समझा ये एग्जांपल यहाँ पे? अब यही एनोलॉजी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्रिप्टो करेंसी समझने में। अब क्रिप्टो करेंसी में मैंने आपको क्या बताया बेटा कि ये 4 पीपल्स आर देयर, दीज आर क्या, ये 4 पीपल्स आर देयर, ये 4 लोगों को, 4 लोग वहां पे क्रिप्टो करेंसी का टेबल है, वहां पे इनके पास, हर एक के पास क्या है? बुक्स है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? लेजर बुक कहेंगे, ठीक है। जो भी ट्रांजैक्शन इस टेबल पे हो रहा है या फिर जो भी इनके बीच में चल रहा है, वो काय पे लिखा जा रहा है? ये लेजर बुक पे लिखा जा रहा है। मतलब क्या कि अगर ये चारों में से किसी एक ने डिफॉल्ट किया तो वो सबके इसमें दिखाई देगा, ठीक है। तीनों का तीनों के इसमें सही लिखा रहेगा और चौथे के इसमें डिफॉल्ट रहेगा। मतलब क्या, कोई भी अगर चीटिंग करता है या फिर नंबर्स में हेर फार करने की कोशिश करता है तो वो क्या हो जाएगा? पकड़ में आएगा, ठीक है। उसका थोड़ा देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, अब यहाँ पे मैंने जो आपको पेपर का नोट बताया, हर एक के पास जो नोट होता है ना, अब ये चारों के पास 4 नोट थे बेटा, तो ये जो नोट ऑफ पेपर इज इक्वल टू 1 ब्लॉकचेन, ये नोट ऑफ पेपर इज इक्वल टू 1 ब्लॉक, इज इक्वल टू 1 ब्लॉक ऑफ ट्रांजैक्शन। नोट्स ऑफ मनी मूवमेंट विल बी रिकॉर्डेड, जितने भी मनी मूवमेंट है वो रिकॉर्ड की जाएंगी। एंड वी कैन कंसिडर ईच पेज एज अ ब्लॉक ऑफ ट्रांजैक्शन। जो भी एक पेज ये चारों के पास है उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? एज अ ब्लॉक ऑफ ट्रांजैक्शन कंसिडर करेंगे। इवेंचुअली आवर नोटबुक विल हैव अ पेजेस एंड पेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या होगा बेटा? जैसे जैसे टाइम जाते जाएगा वैसे वैसे हमारा पेज बढ़ते जाएगा, ठीक है। आप 50 नहीं 100 गेम खेलो तो भाई 5 पेज लग जाएंगे। मतलब क्या? पेजेस आपके बढ़ते जाएंगे, मतलब क्या बढ़ेंगे? आपके ब्लॉक्स बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? ब्लॉक्स बढ़ेंगे। अ चेन ऑफ दीज ब्लॉक्स नोन एज अ ब्लॉकचेन। समझा? ठीक है। ये पेजेस की जो चेन बनते जाएंगी ना, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे वही बोला गया कि सिंगल पेज जो है वो सिंगल पेज को हम लोग क्या बोल रहे हैं? 1 ब्लॉक ऑफ ट्रांजैक्शन। और ऐसे ही नंबर ऑफ पेजेस अगर रहते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चेन ऑफ ब्लॉकचेन या फिर ब्लॉकचेन ही बोल सकते हैं। समझा है आपको? ठीक है। मतलब पेजेस पे पेजेस अगर बढ़ते जाते हैं तो ये पेज अभी मैंने जो बताया, जो लेजर लिख रहा है, ये एक पेज मतलब क्या हो गया बेटा? एक ब्लॉक का ट्रांजैक्शन हो गया। ऐसे मल्टीपल ब्लॉक्स जब बनते हैं तब क्या बनता है? ब्लॉकचेन बनता है, ठीक है। मतलब जो भी एक ट्रांजैक्शन होगा वो एक ब्लॉक बनेगा, दूसरा ट्रांजैक्शन हो गया दूसरा ब्लॉक बनेगा, तीसरा ट्रांजैक्शन हो गया तीसरा ब्लॉक बनेगा। ऐसे ब्लॉक्स क्या होते जाते हैं? बनते जाते हैं। इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को, ये टेक्नोलॉजी को क्या बोला जाता है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है। अब इसके बाद और थोड़ा ब्रॉडर लेवल पे इसका एग्जांपल देखते हैं। फिर से ब्लॉकचेन में हम लोग थोड़ा कौन सा एग्जांपल लेते हैं? पोकर का ही एग्जांपल लेंगे। अब कंसीडर दिस अर्थ, दिस एज अ अर्थ। अब ये अर्थ में, जैसा मैंने अभी आपको पोकर का बताया बेटा, अब ये अर्थ पे अगर जब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की, बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की, तो ये जो खरीदने और बेचने वाले रहेंगे ये मिलियंस में रहेंगे, ठीक है। खरीदने और बेचने वाले क्या रहेंगे? क्रिप्टो करेंसी खरीदने वाले और क्रिप्टो करेंसी बेचने वाले ये मिलियंस में रहेंगे। मतलब नंबर ऑफ पीपल विल बी देयर। सो कंसिडर दिस अर्थ एज अ टेबल ऑफ पोकर। ये अर्थ को क्या कंसिडर करो? टेबल ऑफ पोकर कंसिडर करो। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि पहले वाला जो पोकर का एग्जांपल देखा हमने, वहां पे कितने प्लेयर थे? 4 प्लेयर थे। अब ये वाला जो पोकर का टेबल है, यहाँ पे कितने कितने मेंबर्स है? मिलियंस ऑफ मेंबर आर देयर। कितने मेंबर्स है? मिलियंस ऑफ मेंबर आर देयर। अब ये मिलियंस ऑफ मेंबर में से हर मेंबर तो लेजर का बुक मेंटेन नहीं करेगा ना। ऑब्वियस बात है बेटा, अगर 10 लाख लोग है तो 10 लाख में से अगर कोई इंटरेस्टेड लोग कितने रहेंगे वो आंकड़े लिखने में? हार्ड टू हार्ड 1000 लोग रहेंगे। सो ऑब्वियस बात है 10 लाख में से सिर्फ 1000 लोग क्या करेंगे? वो आंकड़े लिखते बैठेंगे कि भाई किसका ट्रांजैक्शन कितना हुआ, किसको कितने पॉइंट मिले। बराबर बात है, समझा? ठीक है। अब यहाँ पे वही है बेटा, ये जो रेड कॉइन से मैंने मार्क किया है ना, दीज रेड कॉइन्स आर बेसिकली द क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स हु आर देयर जस्ट टू ट्रेड, जो सिर्फ खरीदने के लिए और बेचने के लिए बैठे हैं। ऐसे ये कौन है? ये रेड वाले लोग हैं। और जो मैंने यहाँ पे ये पेजेस लिखे हैं, ये पेजेस मतलब ऐसे क्रिप्टो करेंसी होल्डर कि जिनके पास क्रिप्टो करेंसी तो है, बट वो क्या काम कर रहे हैं? एडिशनली लेजर बुक मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? लेजर बुक, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है? ये लेजर लोग कर रहे हैं। समझा कि क्रिप्टो करेंसी में नियर अबाउट ये है पोकर का। फिर से रिपीट करता हूं बेटा, दिस टेबल, कंसिडर दिस अर्थ एज द टेबल ऑफ पोकर, कंसिडर दिस अर्थ एज अ टेबल ऑफ पोकर। और ये पोकर पे कितने कितने मेंबर्स बैठे हुए हैं?
मिलियंस ऑफ मेंबर आर देयर दोज हु वांट टू डू द ट्रांजैक्शन इन क्रिप्टो करेंसी। अब ये मिलियंस में से हम बात किसकी कर रहे हैं कि कुछ कुछ ऐसे मेंबर रहेंगे कि जो बुक मेंटेन नहीं करेंगे, डेटा बुक मेंटेन नहीं करेंगे, वो सिर्फ क्या करेंगे, खरीदी बिक्री करेंगे। और कुछ क्या करेंगे, खरीदी बिक्री के साथ में क्या किसका काम करेंगे, डेटा मेंटेन करने का काम करेंगे। ये डेटा मेंटेन करने को काम को हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर। क्या कहते हैं, लेजर। अब इसमें वही आता है बेटा, हाउ आर ऑल द लेजर्स केप्ट इन सिंक। अब बात आ गया, सवाल आ गया फिर से कि भाई ये जितने भी लोग डेटा लिख के रख रहे हैं, ये डेटा सिंक मतलब एक में के साथ में टैली कैसे करेंगे, या फिर इनका डेटा मैच कैसे होगा, ये भी एक बड़ा सवाल आता है। ठीक है, सो ऑब्वियस बात है, सम आर एक्सचेंजिंग मनी ओनली एंड लॉट्स ऑफ वॉलंटियर्स आर कीपिंग लेजर्स। ठीक है, उसमें से कुछ वॉलंटियर्स क्या कर रहे हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसका क्या कर रहे हैं, डेटा लिख के रख रहे हैं। समझा इतना? ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, अब ये पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या है। पीयर टू पीयर नेटवर्क मतलब क्या, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ एन क्रिप्टो करेंसी, या फिर जो भी टेक्नोलॉजी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उसका पीयर टू पीयर नेटवर्क का भी एक पार्ट है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा बेटा, कि जिस प्रकार मैंने अभी आपको पोकर का एग्जांपल बताया कि वी कंसिडर दिस अर्थ एज एन टेबल ऑफ पोकर, और उसपे मिलियंस ऑफ मेंबर्स आर देयर। अब ये मिलियंस ऑफ मेंबर क्या कर रहे हैं, एक में के साथ में ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये मिलियंस ऑफ मेंबर क्या कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में एक में के साथ में ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये एक में के साथ ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कंप्यूटर होगा ना, ठीक है, कंप्यूटर होगा, मोबाइल होगा, कुछ तो भी होगा। सो बेसिकली ये जो कंप्यूटर है ना, इसको बोलते हैं बेटा पीयर टू पीयर नेटवर्क। जिस प्रकार हम लोग क्या वीडियोस अपना जो भी फिल्म्स वगैरह है कॉपी डाउन करते थे, उसी प्रकार ये पीयर टू पीयर नेटवर्क यहाँ पे काम करता है। बट यहाँ पे हम लोग वीडियोस, मूवीज, सॉन्ग्स डाउनलोड नहीं करेंगे या फिर कॉपी नहीं करेंगे, क्या करेंगे, क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस पीयर टू पीयर नेटवर्क। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, हाँ, अब ये ट्रांजैक्शन कैसे होता है, हमारा उस टाइम उस वहां पे सवाल कैसे था, आखिरी के स्लाइड्स पे हमने क्या सवाल देखा था कि हाउ आर ऑल द लेजर्स केप्ट इन सिंक, मतलब जितने भी लेजर्स है वो कैसे अपने डेटा बुक में पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे मेंटेन करके रखते हैं, ये हमारा सवाल था। बराबर है भाई? अब मुझे बताओ, कुछ लेजर्स इंडिया में बैठे होंगे, कुछ अमेरिका में बैठे होंगे, कुछ जापान में बैठे होंगे। अब सबको ये पता चलना चाहिए, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो वो ये जो लेजर वाले हैं जो नोट करके रख रहे हैं, इनको क्या होना चाहिए, पता चलना चाहिए, ताकि इनके रिकॉर्ड बुक में क्या रहे, मेंटेन रहे। ठीक है, अब इसमें और एक फैक्टर है बेटा, अगर ये लेजर में से किसी एक भी लेजर ने अगर थोड़ी धोखाधड़ी करने की कोशिश की, अब मान लो 1000 लेजर है, 1000 में से 10 लोगों ने डिसाइड किया कि चलो भाई थोड़ी फेरफार करते हैं और ये बिटकॉइन को थोड़ा इधर उधर कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, पकड़े जाएंगे। बिकॉज 1000 में से 10 लोग अगर डिफॉल्ट कर रहे हैं तो भाई बाकी के जितने बचे हुए हैं उनका तो रिकॉर्ड सही है ना। मतलब क्या कि जितने ज्यादा लेजर रहेंगे उतना ये फाइल सिस्टम को फायदा होता है। इसीलिए इसको कौन सा नेटवर्क कहा जाता है, पीयर टू पीयर नेटवर्क। मतलब हर एक लेजर इस पर वॉच रखता है, कुछ भी घापले होने की, कुछ भी ट्रांजैक्शन में अगर फॉल्ट होने की कोशिश अगर होती है तो कौन ये करता है बेटा, ये लेजर उसको पकड़ लेते हैं कि नहीं भाई इसने यहाँ पे फॉल्ट किया है करके। अब यहाँ पे आते हैं, फॉर एवरी ट्रांजैक्शन यू आर अनाउंसिंग अ कपल ऑफ थिंग्स टू द बिटकॉइन नेटवर्क। अब ये लेजर को पता कैसे चलेगा कि ट्रांजैक्शन हो रहा है, ऑब्वियस बात है, ठीक है, लेजर को पता भी चलना चाहिए ना कि ट्रांजैक्शन हो रहा है करके। मेरे और तुम में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो किसको पता चलना चाहिए, जो मेरे बैंक है उसको पता रहता है। ठीक है, मैं अगर आप एटीएम पे जाके अगर 10,000 रुपए निकालता हूं तो किसके बुक में जमा होता है, किसके बुक में वो लिखी पड़ी होती है, मेरे बैंक वालों को पता चल जाता है कि भाई अभिलाष ने 10,000 रुपए बैंक से निकाल लिए। उसी प्रकार जिस ये जो लेजर है जो डेटा बुक मेंटेन करते हैं बिटकॉइन नेटवर्क में, इनको भी पता रहना चाहिए कोई भी ट्रांजैक्शन होता है। तो वही यहाँ पे बोला गया, फॉर एवरी ट्रांजैक्शन यू आर अनाउंसिंग अ कपल ऑफ थिंग्स टू द बिटकॉइन नेटवर्क। जितना भी नेटवर्क है, जितने भी मेंबर्स है ये क्रिप्टो करेंसी के, आपको कुछ चीजें अनाउंस करनी पड़ती है। कौन सी, योर अकाउंट नंबर। ऑब्वियस बात है बेटा, मुझे अगर सामने वाले से अगर कुछ चीज खरीदना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे अकाउंट नंबर अनाउंस करना पड़ेगा। यहाँ पे अकाउंट नंबर किसका, ए का, बिकॉज ए वांट्स टू ट्रेड विद बी, ठीक है, ए वांट्स टू ट्रेड विद बी, तो ऑब्वियस बात है अकाउंट नंबर ऑफ ए। सेकंड, अकाउंट नंबर ऑफ द पर्सन यू आर सेंडिंग बिटकॉइन, ऑब्वियस बात है, इफ ए इज सेंडिंग टू बी then account number of A must be known to the Bitcoin network as well as account number of the receiver should be known to the Bitcoin network. तीसरा, and how many bitcoins you want to sell। अगर मुझे 10 बिटकॉइन ए से बी को देना है तो वो भी किसको मुझे अनाउंस करना पड़ता है, बिटकॉइन नेटवर्क को अनाउंस करना पड़ता है। ठीक है, ऑल ऑफ द यूजर्स, जितने भी लेजर्स है, मतलब जो भी डेटा मेंटेन कर रहे हैं, विल ऐड योर ट्रांजैक्शन टू द करंट ब्लॉक। ठीक है, जो भी मेरा करंट ट्रांजैक्शन होगा, सब लेजर्स अपने किताबी बुक में क्या लिख के रखेंगे, हाँ भाई ए ने बी को कितना बिटकॉइन ट्रांसफर किया, 10 बिटकॉइन ट्रांसफर किया, अकाउंट नंबर आ गया, उसका भी अकाउंट, मेरा भी अकाउंट नंबर बिटकॉइन नेटवर्क के पास आ गया, और जिसको मैं भेज रहा हूं उसका भी अकाउंट नंबर बिटकॉइन नेटवर्क के पास में आ गया। अब यहाँ पे आपने पूछना चाहिए, सर
At the starting of the lecture itself, you told us that cryptocurrency is a secret currency. ठीक है, क्रिप्टो करेंसी क्या है? सीक्रेट करेंसी है। तो भाई ये लोग तो यहाँ पे अकाउंट नंबर अनाउंस कर रहे हैं और ये सबको पता चल रहा है, बट ये जो एड्रेस बेटा दिया जाता है अकाउंट नंबर का, इट इज अ वन टाइम अकाउंट नंबर एड्रेस। ये क्या रहता है? वन टाइम एड्रेस रहता है। जैसे हम लोग ओटीपी आता है ना हमको, तो हर एक नए ट्रांजैक्शन के लिए आपको नया एड्रेस जनरेट करना पड़ता है ताकि आपका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो सामने वाले को पता ना चले। ठीक है, सो इन सच वे दिस होल ट्रांजैक्शन इज केप्ट सीक्रेट। ठीक है, सो इन सच वे दिस होल ट्रांजैक्शन इज केप्ट सीक्रेट, सो इसीलिए इसको सीक्रेट ट्रांजैक्शन कहा जाता है। समझा? ठीक है, सो इस प्रकार से क्या होता है बेटा, जो भी ट्रांजैक्शन ये सिस्टम में चल रहा है क्रिप्टो करेंसी के, वो पूरा ट्रांजैक्शन किसको पता चलता है? जितने भी लेजर्स है, मतलब जितने भी लोग रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, सबको पता चल जाता है और वो अपने रिकॉर्ड बुक में क्या करते हैं, उसको मेंटेन करके रख देते हैं। ठीक है, अब इसमें एक सिक्योरिटी कंसर्न है। ठीक है, अब ये सिक्योरिटी कंसर्न कौन सा है? There are some security concern. Isn't it a security problem? कौन सा कि anyone can send others Bitcoin? हो सकता है भाई, अगर मेरे पास बिटकॉइन है तो मेरा बिटकॉइन कोई दूसरा दिखा के कि भाई हाँ अभिलाष के बिटकॉइन मेरे करके वो बिटकॉइन भेज सकता है। एक प्रॉब्लम है ना, मतलब क्या, जिसको हम लोग रूप बदल के भेजना, तो ऐसा भी हो सकता है। सेकंड, इसमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्या है? नो रेगुलेटरी अथॉरिटी। अगर आपका फ्रॉड आपके साथ हो भी जाता है तो कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है क्या? कोई नहीं है, मतलब गया तो गया भाई। तीसरा, नो सेंट्रल बैंक। ठीक है, कोई सेंट्रल बैंक है ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो ये सिस्टम में आता है वो कौन सा आना चाहिए? एनीवन कैन सेंड अदर्स बिटकॉइन। ठीक है भाई, चाहिए क्या? सिर्फ अभी हमने देखा कौन सी चीजें चाहिए? अकाउंट नंबर मेरा, सामने वाले का अकाउंट नंबर, और कितना भेजना है उतना ही चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में तो फ्रॉड इजीली होगा, बट फ्रॉड नहीं होता है, उसके भी हम लोग देखेंगे कि क्यों नहीं होता है। अब यहां पे जो टेक्नोलॉजी आती है बेटा, वो कौन सी है? क्रिप्टोग्राफी। बिटकॉइंस आर केप्ट प्रीटी सेफ थैंक्स टू क्रिप्टोग्राफी। अब ये जो क्रिप्टोग्राफी है, ये बेसिकली कैसे काम करती है और इसके कारण कैसा वो सिस्टम फुल प्रूफ बनता है बिटकॉइन का, या फिर जो भी क्रिप्टो करेंसी का सिस्टम कैसे फुल प्रूफ बनता है, वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखेगा बिटकॉइंस जब भी ट्रांजैक्शन होता है, मान लीजिए ए से बी को ट्रांजैक्शन करना है, किसको? ए से बी को ट्रांजैक्शन करना है, तो ऑब्वियस बात है ऐसे कंडीशन में मेरा अकाउंट नंबर तो लगेगा, सामने वाले का भी अकाउंट नंबर लगेगा, और तीसरी चीज क्या लगेगी? कितना बिटकॉइन ट्रांसफर करना है ये लगेगा। बट इसके साथ में और एक सिक्योरिटी फीचर ये क्रिप्टो करेंसी वालों ने ऐड किया है कि जो क्रिप्टोग्राफी टेक्निक में बेस्ड है, दैट इज कीज। बिटकॉइन स्टे सेफ बिकॉज ऑफ कीज। दो प्रकार के कीज ये ट्रांजैक्शन करते वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन में दो कीज इस्तेमाल किए जाते हैं, एक रहता है प्राइवेट की और दूसरा रहता है पब्लिक। कौन से कीज इस्तेमाल होते हैं? प्राइवेट की, पब्लिक की मतलब चाबी बेटा, वो चाबी जिसके पास रहेंगी उसको ही वो ट्रांजैक्शन करने का राइट मिलता है। ठीक है, बेसिकली चंक ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड टू मेक मैथमेटिकल गारंटीज अबाउट मैसेजेस। मतलब ये क्या है? ये कीज क्या है बेसिकली बेटा? दीज आर बेसिकली मैथमेटिकल गारंटी। यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशंस होते हैं और वो मैथमेटिकल इक्वेशंस जो सही करता है उसी का वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। अब ये मैथमेटिकल इक्वेशन कौन करता है? जो लेजर रहते हैं ना, वो लेजर ये मैथमेटिकल इक्वेशन करता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, सो ये मैथमेटिकल इक्वेशन के लिए भी टेक्नोलॉजी है, वो आगे के स्लाइड्स पे हम लोग देखेंगे। बट इसका मैसेज क्या रहता है? हे दिस इज रियली फ्रॉम मी, मतलब हाँ भाई ये मैं ही हूं और मेरे से ही ये हो रहा है। तो इसके लिए क्या दिया गया है आपको? कीज दिए गए। जितने भी लोग बिटकॉइन खरीदते हैं या फिर जिनको बिटकॉइन बेचना है, खरीदना है, उनको क्या मिलता है? कीज मिलता है। दो प्रकार की कीज रहती है, एक रहती है प्राइवेट की, दूसरी रहती है पब्लिक की। और ये बेसिकली क्यों किया जाता है? टू प्रोवाइड ऑथेंटिसिटी टू द ट्रांजैक्शन, कि हाँ भाई ये मेरे ही बिटकॉइन है और मैं ही सामने वाले पर्सन के अकाउंट में इतना मुझे भेजना है। समझा? कि जो हमारा प्रॉब्लम क्या था कि भाई कोई भी दूसरा इंसान मेरी जगह पे मेरे बिटकॉइन भेज सकता है क्या? नहीं भेज सकता है। व्हाट इज द सिक्योरिटी फीचर? कीज आर देयर। ठीक है, कीज आर देयर, उसमें हम लोग देखेंगे। अब जब भी आप ये क्रिप्टो करेंसी में आपको डील करना है या फिर ट्रेडिंग अगर आपको करना है क्रिप्टो करेंसी में, तो आपको खुद का वॉलेट बनाना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है? खुद का वॉलेट बनाना पड़ता है। जिस प्रकार बेटा आप वो फोन पे, गूगल पे इस्तेमाल करते हो, इसी प्रकार क्रिप्टो करेंसी के भी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर अवेलेबल, नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल। वो आपके मोबाइल में आप डाउनलोड करके क्या कर सकते हो? ट्रेडिंग कर सकते हो। तो व्हेन वी क्रिएट एन अकाउंट ऑन बिटकॉइन नेटवर्क, दैट इज वॉलेट अपना बनता है। अपना क्या बनता है? वॉलेट बनता है। अब ये वॉलेट मतलब क्या है? जिस प्रकार हमारे फिजिकल वॉलेट में हम लोग पैसा रखते हैं, तो ये वॉलेट में हम लोग क्या रखेंगे? हमारा जितना भी बिटकॉइन रहता है ये सेफ रहता है इस वॉलेट के अंदर। ठीक है, जो भी हमारा बिटकॉइन है वो कहां पे सेफ रहता है? इस वॉलेट के अंदर सेफ रहता है। अब इसमें दो प्रकार की रहती है बेटा, एक रहती है प्राइवेट की और दूसरी रहती है पब्लिक की। एक कौन सी की है? प्राइवेट की है, और दूसरी कौन सी की है? पब्लिक की है।
अब ये प्राइवेट की क्या करती है, जो भी आपका डेटा है, ठीक है, जो भी आप मतलब जिसको आपको भेजना है, मान लीजिए अभिलाष को फास्ट को कितने बिटकॉइन बेचने हैं, 10 बिटकॉइन बेचने हैं, तो ये मेरा जो डेटा है ये मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। और ये जो डेटा है ये अप्रूव कब होगा, जब मेरा सिग्नेचर उस पे लगेगा। क्या लगेगा, मेरा सिग्नेचर। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ये तो डिजिटल है, वर्चुअल करेंसी है, इसमें सिग्नेचर कहाँ पे आता है? तो सिग्नेचर मतलब क्या, बेसिकली प्राइवेट की मतलब जो है यही मेरी सिग्नेचर है। प्राइवेट की जो है ये सिर्फ मेरे पास रहेंगी, ये मैं किसी को नहीं दूंगा, ठीक है। बट ये प्राइवेट की का एक पब्लिक फॉर्मेट में जो की रहेगा वो कौन सा रहेगा, पब्लिक की, ठीक है। तो जो भी मेरा डेटा रहेगा उसको मैं साइन करूंगा। ये साइन करने के बाद में ये ऑथेंटिकेट हो जाएगा कि भाई ये किसने किया है, ये मेरा ही ट्रांजैक्शन है और मेरी सिग्नेचर है। पर इसको वेरीफाई कौन करेगा, वेरीफाई करने वाला कोई चाहिए। बाकी के जितने भी लेजर्स है ये क्या करेंगे बेटा, ये पब्लिक की का इस्तेमाल करके ये चेक करेंगे कि बेसिकली, हाँ वेट गाइस एक मिनट, उसको लेफ्ट कर दे, फिर से ज्वाइन कर, वीडियो थोड़ा रुक गया ऑनलाइन का। अब जल्दी से लेफ्ट कर और ज्वाइन कर दे फर्स्ट। वेट गाइस फिर से जा। ठीक, हाँ। सो कहाँ पे थे बेटा, ये वॉलेट आपका बनता है, यहाँ पे हमारी बात हुई थी। व्हेन वी क्रिएट एन अकाउंट ऑन अ बिटकॉइन, हमारा एक वॉलेट जनरेट होता है। ये वॉलेट जो रहेगा यहाँ पे क्या रहेंगे, आपके जो भी बिटकॉइन है ये वॉलेट में स्टोर रहेंगे। और ये वॉलेट को अगर आपको एक्सेस करना है या फिर ये वॉलेट से अगर पैसे आपको दूसरे के वॉलेट में डालना है, तो आपको कौन से कीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दो कीज का इस्तेमाल किया जाता है। एक किया जाता है प्राइवेट की का और दूसरा किया जाता है पब्लिक की का, ठीक है। अब प्राइवेट की मतलब क्या है, प्राइवेट की मतलब वो हमारी प्राइवेट रहेंगी, हमारे पास ही रहेंगी। तो जो भी आपको, जिसको भी आपको ट्रांजैक्शन करना है आप वो लिख लेंगे और वहां पे आप क्या करेंगे, अपना जो सिग्नेचर है वो प्राइवेट की से वहां पे नोट डाउन कर लेंगे। मतलब क्या, अब यहाँ पे आपने वो साइन कर लिया है, मतलब ये ऑथेंटिकेट है कि भाई हाँ ये मेरे से ही हुआ है करके ट्रांजैक्शन। बट इसको भी वेरीफाई करना है, इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई कौन करेगा, बाकी जितने भी सिस्टम में लेजर्स है, ठीक है, बाकी जितने भी जो नोट डाउन करने वाले लोग हैं वो ये उनके पास ये पब्लिक की रहेंगी और वो पब्लिक की से ये वेरीफाई करेंगे कि ये डेटा पे जो सिग्नेचर है भाई वो सच में इस इंसान की है कि नहीं है करके, ठीक है। अगर वो मैच होती है तो क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ दिस प्राइवेट की एंड पब्लिक की, द ट्रांजैक्शन विल बी अप्रूव। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 10 मिनट का समय लगता है, 5 से 10 मिनट का समय लगता है इसको अप्रूवल होने को। एक बार ये अप्रूव होता है तो मेरे अकाउंट से बिटकॉइन सामने वाले के अकाउंट में चले जाएंगे। समझा सिक्योरिटी फीचर क्या है, मतलब कोई भी इंसान ऐसा नहीं कि भाई मेरा बिटकॉइन कोई दूसरा इस्तेमाल करके बेच रहा है करके, उसके पास में क्या होनी चाहिए, मेरे अकाउंट की प्राइवेट की होनी चाहिए। और वो प्राइवेट की अगर उसके पास रहती तो ठीक है, बट वो प्राइवेट की किसको एक्सेस किसको रहता है, मुझे ही रहता है। किसको रहता है, जो ओनर है उसको ही रहेगा, दूसरे को नहीं रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आते हैं बेटा, अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। ये माइकल है एक साइड में, ठीक है, माइकल है और ओलिविया एक साइड में आती है। अब माइकल को ओलिविया को 3 बिटकॉइन देने हैं। माइकल को कितने बिटकॉइन देने हैं, ओलिविया को 3 बिटकॉइन देने हैं। तो यहाँ पे माइकल सेंड्स 3 बिटकॉइंस टू ओलिविया। बट वो जब ओलिविया को सेंड कर रहा है तब वो क्या कर रहा है, सिग्नेचर मार्क कर रहा है अपना, ठीक है। तब वो क्या कर रहा है, अपना सिग्नेचर वहां पे मार्क कर रहा है। और ये सिग्नेचर कैसे मार्क किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ अ प्राइवेट की, विद द हेल्प ऑफ अ प्राइवेट की। और ये प्राइवेट की किसके पास रहेंगी, माइकल के पास रहेंगी। मतलब जो भी वो ये 3 बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन ओलिविया को करने वाला है उस पे उसने खुद की सिग्नेचर कर दी विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट की। अब ये प्राइवेट की को वेरीफाई कौन करेगा, पब्लिक की से वेरीफाई किया जाएगा। एवरीवन इन द नेटवर्क कैन वेरीफाई विद दिस। एवरीवन, जितने भी, मान लीजिए ये ट्रांजैक्शन इंडिया में हो रहा है विद इन 2% और बाकी लेजर्स 10 करोड़ लेजर्स होंगे, तो सबको ये दिखेगा कि हाँ भाई इतना इतना ट्रांजैक्शन हुआ है करके। समझ में आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से इसमें क्या की जाती है, एक वेरिफिकेशन नेटवर्क सिस्टम है और इसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाती है कि अगर कल जाके अगर माइकल बोलता है मैंने 3 नहीं बेटा मैंने 10 किए करके, बट सबके पास तो लिखा है ना, सबके पास लिखा है, सबके नेटवर्क में आ गया कि भाई हाँ माइकल ने उसको 3 ही दिए करके, 3 बिटकॉइन ही दिए करके, ना कि 10 दिए करके। समझा, तो इसीलिए आप फ्रॉड होगा क्या, फ्रॉड होने का चांस ही नहीं रहता, बिकॉज ये ओपन नेटवर्क है, सबके बुक में आ गया है। अब मुझे 10 करोड़ में से अगर एक इंसान झूठ बोलेगा तो पकड़ा ही जाएगा ना, ठीक है। समझ में आ रहा है, इस प्रकार या इस पूरे नेटवर्क में क्या मेंटेन की जाती है बेटा, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाती है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, हाँ अब दूसरा एक डाउट यहाँ पे ऐसे भी आता है कि माइकल ऐसे भी कर सकता है कि माइकल के पास में कितने बिटकॉइन है, 50 बिटकॉइन है। कितने बिटकॉइन है, 50। अब माइकल होशियार है, चैप्टर लड़का ही, ठीक है। अब इसको थोड़ा हेरा फेरी करने का है,
तो माइकल क्या कर सकता है, माइकल ऐसा भी कर सकता है कि एट अ टाइम ये दोनों को भी बेच सकता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो इसके लिए भी कुछ सिस्टम में सिक्योरिटी होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि भाई माइकल ने वो 85 बिटकॉइन का इस्तेमाल करके दोनों को भी बेच दिया, दोनों से भी चीजें खरीद ली करके। तो यहाँ पे ओलिविया के पास में डायमंड रिंग है, ओलिविया के पास में क्या है, डायमंड रिंग है। तो डायमंड रिंग का कॉस्ट कितना है, 50 बिटकॉइन। और जो अरुण है, अरुण के भी पास क्या है, गोल्ड का बार है, उसका भी कॉस्ट कितना है, 50 बिटकॉइन। तो ऐसे भी हो सकता है कि वो 50 बिटकॉइन का इस्तेमाल करके दोनों से भी चीजें खरीद ले और दोनों को भी क्या कर दे, गुमराह कर दे, हो सकता है। तो इसके रिगार्डिंग सिक्योरिटी क्या है, तो यहाँ पे देखिए कि जब भी ट्रांजैक्शन होता है तो ट्रांजैक्शन होने के बाद में बिटकॉइन जो पूरा नेटवर्क रहता है ना, वो बैलेंस अपडेट करता है। वो क्या करता है, बैलेंस अपडेट करता है। मतलब वो स्पेसिफिक बिटकॉइन से आप एक ही बार चीजें खरीद सकते हो या फिर ट्रांजैक्शन कर सकते हो, दूसरी बार कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केट में जाता हूं, मेरी जेब में 1000 रुपए, कितने रुपए, 1000 रुपए मेरे जेब में। अब ये 1000 रुपए से बेटा मैं क्या खरीद सकता हूँ, एक तो मैं एक ड्रेस खरीद दूंगा, एक शर्ट खरीद सकता हूँ, या फिर मेरे पास दो ऑप्शन है, मुझे शर्ट या फिर पैंट, दोनों का भी कॉस्ट कितना है, 1000 रुपया। बट ऐसा होगा क्या कि नहीं भाई मैं पहले शर्ट खरीदूंगा वही 1000 रुपए से और वही 1000 रुपए से बाद में फिर पैंट खरीदूंगा, नहीं हो सकता है। उसी प्रकार बिटकॉइन नेटवर्क भी क्या करता है, खुद को अपडेट करता है। बोथ द बिटकॉइन नेटवर्क एंड योर वॉलेट ऑटोमेटिकली चेक योर प्रीवियस ट्रांजैक्शन टू मेक श्योर यू हैव इनफ बिटकॉइंस टू स्टैंड इन द फर्स्ट प्लेस। मतलब जब भी आपको ट्रांजैक्शन करना है तो जो बिटकॉइन का नेटवर्क है वो आपका पहले अकाउंट देखता है कि भाई हाँ आपके अकाउंट में उतना बिटकॉइन है क्या। अगर आपके अकाउंट में बिटकॉइन नहीं रहते तो वहां पे क्या होता है, ट्रांजैक्शन अबॉर्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब ट्रांजैक्शन रोक दिया जाता है सिस्टम की तरफ से। अब हाउ डज अ न्यू ब्लॉक गेट एडेड टू अ ब्लॉकचेन नेटवर्क, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखा कि क्या है, कि ये पूरी बिटकॉइन सिस्टम या फिर जो क्रिप्टो करेंसी है काय पे चलती है, ब्लॉकचेन पे चलती है। काय पे चलती है, ब्लॉकचेन पे। नंबर ब्लॉक्स आर बीइंग क्रिएटेड। तो ब्लॉक, नया ब्लॉक कब क्रिएट होता है, तो ये भी हमको देखना पड़ेगा कि भाई नया ब्लॉक कब क्रिएट होता है। सो यहाँ पे और एक प्रॉब्लम आता है, वो कौन सा है, नेटवर्क डिले प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम आता है, नेटवर्क डिले। देखो प्रॉब्लम आ ही रहे बिकॉज ये इतना इजी सिस्टम, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है। सो यहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम आता है, नेटवर्क डिले प्रॉब्लम कैन कम, मीन दैट, अब ये नेटवर्क डिले प्रॉब्लम का मतलब क्या है, यू वोंट रिसीव द ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट इन द सेम ऑर्डर। मतलब जब भी इमीडिएट ट्रांजैक्शन होता है तभी वो सब लेजर को नहीं जाएगा। ऐसा भी कभी कभी होता है, ठीक है। मतलब डायरेक्टली तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, बिकॉज वो ब्लॉक, नया ब्लॉक, एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, क्रिएट, नया ब्लॉक बन रहा है। याद कीजिए पोकर का गेम, ठीक है, पोकर के गेम में हमने क्या देखा कि जैसे वो पेजेस बढ़ते जाते हैं, पेजेस मतलब क्या है, पेजेस मतलब एक एक ब्लॉक बढ़ रहा है, इसीलिए उसको हम लोग ब्लॉकचेन कहा, ठीक है। इसी प्रकार ये नेटवर्क डिले होता है। ये नेटवर्क डिले प्रॉब्लम में किसमें रहता है कि जिसमें क्या, कि जैसा इमीडिएट ट्रांजैक्शन होता है वैसे के वैसे वो ब्लॉक जनरेट नहीं होता है, वैसे के वैसे इमीडिएटली वो ब्लॉक जनरेट होता है क्या, नहीं होता है। उसका भी टेक्निक इज देयर, बिकॉज वो ब्लॉक जो जनरेट करते हैं वो कौन करने वाले, लेजर लोग जो रहते हैं ना, जो डेटा मेंटेन करते हैं, ठीक है, वही लोग वो ब्लॉक जनरेट करेंगे, बिकॉज उनके पास वो डेटा लिखा पड़ी उनके पास कर रहे हैं ना वो लोग। तो ऑब्वियस बात है उसमें से जो पहला करेगा उसका वहां पे आ जाएगा और उसको कुछ तो भी रिवार्ड मिलेगा, समझा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, मीन दैट यू वोंट रिसीव द ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट इन द सेम ऑर्डर। मतलब जैसे इमीडिएटली ट्रांजैक्शन होता है वैसे वो सबको, सब लेजर को पता नहीं चलेगा। उनको यहाँ पे आता है बेटा, जितने भी लेजर रहते हैं उनको मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3, अब ये ब्लॉक जनरेट हो चुके हैं, ठीक है। हर एक ब्लॉक में कुछ तो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, डिफरेंट ट्रांजैक्शन आर देयर। और ये ब्लॉक मतलब क्या है, ईच ट्रांजैक्शन को ये ब्लॉक बता रहा है कि भाई ठीक है, एक ट्रांजैक्शन इतना हुआ है ब्लॉक 1 में, ब्लॉक 2 में ये नया वाला हुआ है, ब्लॉक 3 में ये नया वाला हुआ है। उसके बाद अभी आते हैं कि भाई नया ब्लॉक अगर ऐड करना है, ये ब्लॉक 3 के आगे ब्लॉक चौथा अगर ऐड करना है तो कैसे ऐड किया जाता है, इट इज बेसिकली डन बाय द मैथ प्रॉब्लम। ये कैसे किया जाता है, बेसिकली डन बाय द सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम। मतलब जितने भी लेजर हमने वो सिस्टम में काम कर रहे हैं, अगर मान लीजिए 10 करोड़ लेजर है तो वो 10 करोड़ के 10 करोड़ को क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर इसमें आपको अगर क्या करना है बेटा, चोरी बीरी भी करनी है, क्या चाहिए, दिमाग चाहिए। तो ऐसे नहीं उठ सूट के एटीएम की मशीन ही लेके गए करके, ऐसा वाला चोरी नहीं, थोड़ा होशियार चोर चाहिए। तो ऑब्वियस बात है, इट इज एक्चुअली सॉल्विंग अ मैथ प्रॉब्लम। To add a block of a transaction to the chain, each person maintaining a ledger has to solve a special kind of a math problem created by a cryptographic hash function. ठीक है, मतलब जितने भी लेजर वो सिस्टम में है, जो भी डेटा मेंटेन करके रख रहे हैं, हर एक लेजर को क्या करना पड़ेगा, वो मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, विच इज बेस्ड ऑन अ, क्रिएटेड बाय किसने, क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन। अब ये हैश फंक्शन क्या है, लिखा गया है नीचे। हैश फंक्शन इज बेसिकली काइंड ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ठीक है।
बिटकॉइन यूजेस SHA-256 हैश फंक्शन। ये हैश फंक्शन क्या, कौन सा बिटकॉइन यूज करता है? SHA-256 हैश फंक्शन यूज करता है। SHA-256 क्या है? सिक्योर हैश एल्गोरिदम 256 बिट। सिक्योर हैश एल्गोरिदम 256 बिट नाम का जो फंक्शन है SHA-256 हैश फंक्शन, ये बिटकॉइन इस्तेमाल करता है फॉर दिस प्रोसेस। ठीक है, मतलब अगर नया ब्लॉक ऐड करना है तो जो भी लेजर है उसको क्या करना पड़ेगा? उसको ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। और वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम किसने क्रिएट किया है? क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन ने क्रिएट किया है। और कौन सा हैश फंक्शन यूज किया जाता है? SHA-256। ठीक है, अब सिक्योर हैश एल्गोरिदम 256 बिट का इस्तेमाल किया जाता है। किसने डेवलप किया है? दिस हैश फंक्शन, अब ये कोई बिटकॉइन का कोई साइंटिस्ट नहीं था। दिस हैश फंक्शन इज बेसिकली डेवलप्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। किसने डेवलप किया ओरिजिनली? है यूनाइटेड स्टेट की जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है NSA। हमारा NSA कौन है? अजित डोभाल। अजित डोभाल का नाम सुना है? ही इज NSA ऑफ इंडिया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ठीक है, उसी प्रकार यूनाइटेड स्टेट का नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, उसने कौन सा हैश फंक्शन डेवलप किया है? SHA-256। SHA-256 का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योर हैश एल्गोरिदम 256 बिट का इस्तेमाल करके वो प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। अब इसमें देखो प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी मजा है बेटा। कैसी मजा है? अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, ऊपर वाला लाइन पढ़ो आप। हैश फंक्शन कैन टेक इनपुट ऑफ एनी साइज एंड टर्न्स इट इनटू एन आउटपुट विद अ फिक्स्ड साइज। ये इनपुट कैसे भी ले सकते हैं, बट आउटपुट जो आएगा वो कैसा आएगा? फिक्स्ड आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेक अ डिजिट, 4 डिजिट, 1 2 3 4, ये 4 डिजिट में लूंगा। अब ये रैंडम डिजिट है, 1 2 3 4 इज अ रैंडम डिजिट। अब मुझे इनका आउटपुट कितना लाना है? 10 लाना है। कितना लाना है मुझे? आउटपुट 10 लाना है। आई वॉन्ट टू ब्रिंग द आउटपुट ऑफ 10। इनपुट क्या है मेरे? 4, ये 1 2 3 4 इज द इनपुट, और आउटपुट क्या है? आउटपुट इज अ फिक्स आउटपुट। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा बेटा? जब मैं इनपुट देता हूं तो नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल है। ऑप्शंस अवेलेबल, एक तो 1 + 2 + 3 + 4 भी 10 आ सकता है, 5 + 5 भी 10 आ सकता है, 3 + 3 + 3 + 1 भी 10 आ सकता है, या फिर 6 to 2 10 आ सकता है। मतलब नंबर ऑफ ऑप्शन। अब यहाँ पे तो मैंने सिर्फ 4 डिजिट का एग्जांपल लिया है 1 2 3 4 का, कि आपको आउटपुट क्या लाना है? 10 लाना है। तो ऑप्शंस कितने जनरेट हो रहे हैं? इतने। मतलब ये इतने इजी प्रॉब्लम में ही ऑप्शंस, नंबर ऑफ ऑप्शंस आर बीइंग जनरेटेड। सो मतलब क्या है? हैश फंक्शन कैन टेक इनपुट ऑफ एनी साइज। ये लोग इनपुट तो ले सकते हैं, बट टर्न्स इट इनटू एन आउटपुट ऑफ अ फिक्स साइज। अब मुझे यहाँ पे बताओ बेटा, आपको अगर इनपुट दिया है तो आप आउटपुट निकाल सकते हो। सिंपल सी बात है। ठीक है, अभी तक आपने जो भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, आपको अगर इनपुट दिए जाते हैं तो आप क्या निकालते हो? आउटपुट निकालते हो। बट मुझे बताओ, अगर आपको आउटपुट ही दिया जाता है और उस पर से बोला जाता है कि भाई ये इनपुट निकाल, पॉसिबल है क्या? अब यहाँ पे आपको लगेगा सर ये 10 तो है, ये तो क्या 15-20 में निकाल के कर सकता हूँ। बट ये तो बहुत सिंपल है बेटा। आप सोचिए, कंप्यूटर सिस्टम में इतने बड़े बड़े नेटवर्क्स रहते हैं, इतने बड़े बड़े आंकड़े रहते हैं, तो अगर आपको आउटपुट पता है तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा? आपको हर एक ट्रांजैक्शन चेक करना पड़ेगा। इट इज पॉसिबल फॉर ह्यूमन माइंड टू चेक ईच वन। मतलब कौन सा उसमें ये लगेगा, प्रोबेबिलिटी क्या है वो चेक हम लोग चेक कर सकते हैं क्या? नहीं। इसके लिए क्या लगेगा? कंप्यूटर। कि इसके लिए क्या लगेगा? कंप्यूटर। आप लोग बोलेंगे सर मेरे पास i3 है, मेरे पास i5 है, काम किया है क्या? नहीं बेटा। यू रिक्वायर्ड अ स्पेशल काइंड ऑफ एन सिस्टम विच कैन ऑपरेट दैट SHA-256 हैश फंक्शन। आपके पास ऐसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी चाहिए कि जो वो हैश फंक्शन को क्या कर सके? सॉल्व कर सके। यहाँ पे वही बोला गया है, कंप्यूटर्स दैट वर स्पेसिफिकली डिजाइन टू सॉल्व SHA-256 हैश प्रॉब्लम्स टेक ऑन एवरेज अबाउट 10 मिनट्स टू गेस द सॉल्यूशन ऑफ ईच प्रॉब्लम। ठीक है, कितना टाइम लगता है? 10 मिनट। पावरफुल जो कंप्यूटर है वो हर एक जो भी लेजर रहेगा, वो लेजर के पास में ये स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर होने चाहिए टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब अगर मुझे लेजर बनना है तो ऐसा नहीं मेरे पास i5 i7 है तो इससे काम नहीं चलेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? स्पेसिफिकली डिजाइन कंप्यूटर्स खरीदने पड़ेंगे कि जो किसको सॉल्व कर सके? SHA-256 हैश फंक्शन को सॉल्व कर सके, और तभी जाके मैं क्या कर सकता हूँ? लेजर बन सकता हूँ। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सवाल आना चाहिए कि सर ये लेजर को मिलता क्या है? ठीक है, ऑब्वियस बात है बेटा, वो फुकट में तो काम नहीं करेगा। ठीक है, या फिर एक कम्युनिटी सर्विस तो दे नहीं रहा है कि चलो भाई बहुत बहुत दिनों से इच्छा थी कि मुझे कुछ तो भी देना है करके, समाज के लिए मैं कर रहा हूँ करके। ऐसी तो कुछ बात नहीं है। मतलब क्या है कि ये जो लेजर है इसका भी कुछ फायदा होगा, बिकॉज ये मैंने अभी बोला स्पेसिफिकली डिजाइन कंप्यूटर्स खरीदने पड़ते हैं, और उनका प्राइस ये कुछ $500,000 में नहीं रहता है, वो 10-20 हजार $20 में रहता है। तो ऑब्वियस बात है, इतना अगर वो लेजर पैसा खर्च कर रहा है तो उसको कुछ तो भी मिलेगा। तो उसको क्या दिया जाता है? उसको दिए जाते हैं बिटकॉइन। उसको क्या दिए जाते हैं? बिटकॉइन। अब यहाँ पे देखो, फिर से हमारा जो अभी एग्जांपल चल रहा था कि ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, जिसका जो भी लेजर ये पहला प्रॉब्लम सॉल्व करेगा,
मतलब जो फर्स्ट आएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसका क्या बन जाएगा, ब्लॉक बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अब तीन कौन कौन है, ओलिविया है, अरुण है और माइकल है, ठीक है, ओलिविया, अरुण और माइकल, ये दीज थ्री आर द लेजर्स इन द सिस्टम, दीज थ्री आर द लेजर्स इन द सिस्टम। एंड प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है, सबके पास में स्पेसिफिकली डिजाइन कंप्यूटर सिस्टम है और हैश फंक्शन इनको सॉल्व करना है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो ओलिविया, अरुण और माइकल में स्पर्धा लगेंगी। क्या लगेंगी, स्पर्धा लगेगी, कौन पहले आएगा, कौन पहले आएगा। बट क्या करना है, सिर्फ कंप्यूटर अच्छा होना चाहिए और सिस्टम फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम कितना टाइम लगता है, 10 मिनट का टाइम लगता है टू गेट आउटपुट। तो जिसका भी पहले आउटपुट आता है, जो भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करेगा, उसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, ब्लॉकचेन में जुड़ जाएगा। इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, नया ब्लॉक कहेंगे। समझा, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, नया ब्लॉक, ब्लॉक 3। समझा इतना, ठीक है। मतलब नया ब्लॉक कैसे ऐड होता है वो आपको समझा, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है लेजर को, और ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इनको क्या मिलता है, बिटकॉइन मिलता है। ये लेजर को क्या मिलता है, बिटकॉइन मिलता है, ठीक है। समझा इतना। अब यहाँ पे एक और सिचुएशन आ सकती है बेटा, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एट अ टाइम यहाँ पे तो सिर्फ एक ने ही सॉल्व किया है, ऐसा भी हो सकता है ना कि एट अ टाइम दो लोग सॉल्व करें, ऐसा भी हो सकता है कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम एट अ टाइम तीन लोग सॉल्व करें, हो सकता है, बिकॉज इतने सारे मिलियंस पीपल आर लेजर्स, सो दे आर ऑल ट्राइंग टू सॉल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम। अब ऐसे कंडीशन में मान लो दो लोग अगर एट अ टाइम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, तो दोनों का भी जो सिस्टम का ब्लॉक हो यहाँ पे आ जाएगा, और ये ब्लॉकचेन क्या करेगा, जैसे जैसे टाइम सामने जाएगा वैसे वैसे उसको रिकैलिब्रेट कर देगा, ठीक है। मतलब अगर कोई भी ये तीनों में से अगर कोई भी दो लोग एट अ टाइम अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये दोनों के भी ब्लॉक्स यहाँ पे आ जाएंगे, और एट अ टाइम और फिर फ्यूचर में क्या हो जाएगा, उसको रिकैलिब्रेट किया जाएगा सिस्टम के अंदर में। वैसा वो सिस्टम बनाया गया है, वैसा वो ब्लॉकचेन का सिस्टम क्या किया गया है, बनाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे वही बात है बेटा, अब यहाँ पे आती है डिसएडवांटेज ऑफ ब्लॉकचेन। क्या डिसएडवांटेज है, सबसे बड़ा तो आपको दिख रहा है, स्पेशलाइज कंप्यूटर यूज करना पड़ रहा है, और वो कंप्यूटर कंटिन्यूसली चालू चाहिए, वो कंप्यूटर क्या चाहिए, कंटिन्यूसली चालू। अगर मैं लेजर हूं, मैं बोलूंगा नहीं भाई मेरा खाने का टाइम हो गया है, चलो जाते करके चाय पी के आते हैं, ऐसा नहीं, वो सिस्टम बंद नहीं होना चाहिए, सिस्टम क्या होना चाहिए, कंटिन्यूसली रन होना चाहिए। तो स्पेशलाइज कंप्यूटर्स आर यूज्ड बाय वॉलंटियर्स टू सॉल्व SHA 256 प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा हो जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर बढ़ रहा है मतलब क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इन्वायरमेंटल लॉस इज इंक्रीजिंग। इलॉन मस्क का नाम सुना है आपने, इलॉन मस्क स्पेसएक्स का फाउंडर, ठीक है। पिछले 2 महीने पहले उसने एक ट्वीट किया था, क्या किया था, बिटकॉइन को लेके उसने अपना सिर्फ दिल जो है तोड़ दिया। क्या कर दिया उसने, दिल तोड़ दिया। आप मत करना बेटा, क्योंकि आपके ट्वीट को कुछ वैल्यू नहीं है, बिटकॉइन के इलॉन मस्क के ट्वीट को वैल्यू है। जैसे ही उसने बिटकॉइन के रिगार्डिंग कुछ निगेटिव कमेंट किया, वैसे ही मार्केट क्रैश हो गया बिटकॉइन का, एक दिन में प्राइसेस $10,000 से भी कम गिर गए, ठीक है। अब उसने जो रीजन बताया है कि बिटकॉइन मतलब उसके पहले तक जो टेस्ला नाम की कंपनी है इलॉन मस्क की, देवर रेडी टू एक्सेप्ट द पेमेंट इन बिटकॉइन। उन्होंने अनाउंस किया था कि हम लोग पेमेंट बिटकॉइन में एक्सेप्ट करेंगे, बट जैसे ही वो ट्वीट किया इलॉन मस्क में, उसके बाद उसने एक्सप्लेनेशन दिया कि हमारी कंपनी टेस्ला जो कंपनी है जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है, वो आगे से क्या एक्सेप्ट नहीं करेंगी, बिटकॉइन में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगी। और तभी बिटकॉइन का जो प्राइस है वो क्या गिर गया, गिर गया, ठीक है। समझा। तो उसने एक कारण क्या बताया था इलॉन मस्क ने, कि इनके जो कंप्यूटर्स है वो कंटिन्यूसली चालू रहते हैं, और इसके कारण किसका नुकसान हो रहा है, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। तो भाई मैं ये कारण उसने बताया था, ठीक है। अब वो तो कारण थोड़ा छोटा कारण होगा, बट उससे भी बड़े बड़े रीजन हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अब व्हाट डू दीज लेंडर्स, दिस लेजर्स गेट आउट ऑफ मेंटेनिंग द ब्लॉकचेन। अब जो लेजर है जो डेटा मेंटेन करे, इनको मिलता क्या है, तो अभी मैंने बताया, इनको मिलता है 12.5 new bitcoins are created and awarded to ledger account with the creation of each block. कितना, 12.5 bitcoins are created and awarded to ledger account। जो भी वो अपनी सर्विस दे रहे हैं, जो भी डेटा मेंटेन कर रहे हैं, उस सर्विस का उनको कितना मिलता है, एक ब्लॉक क्रिएट करने के बाद में 12.5 बिटकॉइंस मिलते हैं। अब आज के टाइम में अगर बिटकॉइन की वैल्यू देखिए बेटा, तो कम से कम 45 to 50,000 डॉलर है, और एक भी बिटकॉइन मिल रहा है मतलब बहुत बड़ी बात है, समझ में आ रहा है, ठीक है। सो 12.5 न्यू बिटकॉइंस मिलते हैं। इसमें पहले जो ये अवार्ड था ना, पहले मतलब जब 2009 में बिटकॉइन जब शुरुआत हुआ था, तब ये लोग 50 बिटकॉइन देते थे, कितने, 50, फिर 50 के 25 हुए, 25 के 20 हुए, 20 के 12.5 हुए। मतलब क्या, जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे वैसे बिटकॉइन का जो देने का ये है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। मतलब क्या, कि जैसा एक ट्रांजैक्शन जब होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जैसा रुपीस का डॉलर में कन्वर्जन होता है, डॉलर का रुपीस में कन्वर्जन होता है, तो यहाँ पे तो मतलब जो बोलते हैं ना कि जैसे जैसे टाइम जाते जाएगा वैसे वैसे बिटकॉइन का भी नंबर क्या होते जाएगा,
जो नए बिटकॉइन से उनका क्रिएशन कम होते जाएगा और एक स्टेबिलिटी आ जाएंगी सिस्टम में। सो 2140, ठीक है, 2140 जब साल आएगा, 2140 ईयर जब आएगा, तब बिटकॉइन का नया जो निर्माण है, नए बिटकॉइन आना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। जितने बिटकॉइन है उतना ही उसमें ही क्या होगा, पूरा सर्कुलेशन होगा। दैट्स व्हाई बिटकॉइन का कोई एक्सचेंज रेट वगैरह नॉर्मली तो होता है, बट जो उसका क्रिएशन है, कितना करना है, कितना कम करना है, वो क्या है, वो पूरा डिमांड और सप्लाई पे चलता है। क्या पे चलता है, डिमांड और सप्लाई पे चलता है, ठीक है। हाँ, अब ये जो बेटा माइनर, ये टर्म क्या है, बिटकॉइन लेजर कीपर आर ऑल्सो नोन एज माइनर्स, ठीक है। जो भी लेजर वो डेटा मेंटेन करते हैं ना, उनको ही क्या बोला जाता है, माइनर्स बोला जाता है। क्यों माइनर बोला जाता है, अब ये थोड़ा मिसनॉमर है, बेसिकली एक एनालॉजी है। माइनर इसलिए बोला जाता है कि माइनिंग में क्या करते हैं बेटा, माइनिंग में जाते हैं, हमको माइनिंग करके निकालना पड़ता है। ये कम है क्या, ठीक है, ये कम है क्या, वो लेजर क्या कर रहा है, वो डेटा मेंटेन कर रहा है, उसको मैथमेटिकल का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसके पास सिस्टम होना चाहिए, उसको कंटिन्यूअसली वॉच रखना है, ये सब करना, मतलब एक माइनिंग से कम नहीं है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, वो लेजर कीपर को माइनर्स बोला जाता है, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। उसके बाद, अब द वैल्यू ऑफ बिटकॉइन इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड देयर इज नो सेंट्रलाइज एक्सचेंज फॉर इट। मतलब जैसा मैंने अभी बताया आपको कि रुपीज का कन्वर्जन डॉलर में होता है, डॉलर का रुपीज में होता है, तो ऐसा कोई भी कन्वर्जन बिटकॉइन का होता है क्या, नहीं होता है। देयर द वैल्यू ऑफ बिटकॉइन इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। अभी हमने ग्राफ देखा इनिशियल में कि क्या है, वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। ईच टाइम अ बिटकॉइन चेंजेस ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर, द टू पार्टीज नीड टू एग्री ऑन इट्स प्राइस। तो ठीक है भाई, आपको अगर ट्रांजैक्शन करना है तो भाई उसका प्राइस कैसे डिसाइड होगा, ऑब्वियस बात है ना। अगर मान लो मुझे अपना रुपीज, मेरे पास जो रुपीज है उसको डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रांजैक्शन होता है, एक प्राइस फिक्स होती है कि $1 इक्वल टू 80 रुपीज, ऐसा कुछ प्राइस फिक्स होता है ना एक्सचेंज रेट में। तो वैसा तो यहाँ पे कुछ होता नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में अगर दो सेलर है, दो मतलब मुझे अगर सामने वाले को अगर बेचना है बिटकॉइन, तो इनके बीच में कोई प्राइस पे ऐसा ये कैसे होता है, डिसीजन कैसे होता है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है बेटा, ये लोग क्या करते हैं, ये भी काम नियर अबाउट ट्रस्ट एंड ओपन मैनर में किया जाता है। Each time a Bitcoin changes ownership from seller to buyer, the two parties need to agree on its price. मतलब मैं अगर सेल कर रहा हूं और सामने वाला अगर खरीददार है, तो ये दोनों को भी क्या होना चाहिए, जो प्राइस पे मैं सेल कर रहा हूं उसको भी एक्सेप्टेड होनी चाहिए और मुझे भी एक्सेप्टेड होनी चाहिए। और प्राइस एक्चुअल हो, मतलब जो मार्केट में प्राइस चल रही है बिटकॉइन के, वही हो, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे रहती है, सेलर पे रहती है, ठीक है। अब ये सेलर पे क्यों रहेंगी, बिकॉज मैं अगर बेच रहा हूं तो मुझे बाकी का ट्रांजेक्शन दिख रहा है ना, ठीक है। बिटकॉइन नेटवर्क में मुझे बाकी दिख रहा है कि भाई ये बिटकॉइन का प्राइस इतना इतना है और बाकी लोग इतने रेट में खेल रहे हैं, तो मैं उससे ज्यादा से बेच सकता हूं क्या, नहीं बेच सकता हूं, बिकॉज वाई, एवरीबडी विल सी कि वॉट एवर आई ट्रांजेक्शन डन, मैं ज्यादा प्राइस चार्ज किया करके, समझा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला गया, देयर इज नो फिक्स प्राइस, यूजुअली इट्स द सेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव अ फेयर प्राइस टू द बायर बेस्ड ऑन व्हाट रेट बिटकॉइंस आर बीइंग ट्रेडेड इन एल्सवेयर, ठीक है। मतलब सिस्टम में बाकी जगह पे जो रेट चल रहा है, वही रेट का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा बीइंग एन सेलर, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेलर की कि सामने वाले जो बायर है उसको क्या दे, वाजिब दाम में बिटकॉइन दे, समझा, या फिर उससे अननेसेसरी पैसा ना ले, समझा इतना, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है, जो एक्सचेंज रेट में नॉर्मली होता है वो यहाँ पे इस तरीके से मेंटेन किया जाता है। ये भी एक प्रकार से क्या है, ट्रस्ट पे काम चलता है बेटा। इसके बाद आता है बट व्हाई टू यूज बिटकॉइन, समझा इतना, यहां तक आया, किसी को कुछ डाउट है ऑनलाइन में बेटा, ये थोड़ा बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है बरा, ऑनलाइन में किसी को डाउट है कह रहे, ठीक है, डाउट रहते हैं तो आप एंड ऑफ द सेशन में भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ये क्रिप्टो करेंसी हमने देखा, हमने बिटकॉइन बिटकॉइन को एक कंसिडर करके क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करता है वो देखा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है वो हमने देखा, ठीक है, माइनिंग क्या है वो हमने देखा, पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है वो हमने देखा। पीयर टू पीयर नेटवर्क मतलब आसान भाषा में पोकर को ध्यान में रखना बेटा, पोकर पे जितने भी मेंबर्स बैठे हैं 2000 पीयर टू पीयर मेंबर्स, 2000 पीयर टू पीयर नेटवर्क, बस सिंपल। अब व्हाई टू यूज बिटकॉइन, बिटकॉइन का इस्तेमाल क्यों करें, अभी हमने देखा कि भाई देयर आर सम गुड पॉइंट्स, देयर आर सम बैड पॉइंट्स ऑफ बिटकॉइन आल्सो, ठीक है। अब गुड पॉइंट्स में क्या क्या आते हैं, एडवांटेजेस में क्या क्या आते हैं, बता सकते हो आप अभी तक जितना बता, हाँ, सीक्रेसी इज देयर, सेकंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बिटकॉइन, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इज देयर, ठीक है, देयर इज नो लिमिट ऑन द ट्रांजैक्शन ऑफ बिटकॉइन, नो लिमिट। बैंक वाले आपको बोलते हैं कि आज के बेटा 25,000 ही निकाल, बिटकॉइन वाला बोलता है तुझे जितना उड़ाना है उड़ा, समझा, नो लिमिट इज देयर, ठीक है। तो इतने सारे एडवांटेज है। उसके बाद ये जो पूरी सिस्टम है, ये पूरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। अभी हमने देखा कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो सब लेजर को पता चल जाता है कि भाई ये ट्रांजैक्शन हुआ है करके, मतलब फ्रॉड होने के चांसेस है क्या, नहीं है, ठीक है। सो ये सब इसके एडवांटेज है। बट वही अगर डिसएडवांटेज अगर देखते हैं तो क्या है बेटा, अगर कोई बड़ा फ्रॉड हो जाता है, हो ही गया,
तो कोई मेंटेन करने वाला है क्या? नहीं है। दूसरी बात, इस पर कोई रेगुलेटरी बॉडी है क्या कि जिसके पास हम लोग कंप्लेन कर सकते हो? ऐसी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। साइबर अटैक हो ही सकता है भाई, कौन बता सकता है क्या हो करके, बट साइबर अटैक का भी एक खतरा है करके, ठीक है। और आजकल के जितने अटैक है मतलब क्या, उसके डिसएडवांटेजेस भी है। तो ऐसे कंडीशन में वाइट, हाँ वोलाटाइल भी है भाई। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है कि वोलाटिलिटी बहुत ज्यादा है। वेरी गुड, ठीक है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्रिप्टो करेंसी का क्या है? वोलाटिलिटी। अगर भाई इंडिया ने एक्सेप्ट कर दिया और भाई हमारी प्राइस ऐसे ऐसे होने लगी तो हमारे भी लग सकते हैं, ठीक है। ये हमारे नहीं, सबके लग सकते हैं। तो उसके बाद देखते हैं, बट व्हाई टू यूज बिटकॉइन, बिटकॉइन क्यों इस्तेमाल किया जाए, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बिटकॉइन, इस एग्जांपल से देखते हैं। अब यहाँ पे फिर से आती है ओलिविया, ठीक है। एक साइड में ओलिविया है बेटा, और ओलिविया जाती है बेकरी के शॉप में। अब ओलिविया कहाँ पे आ गई? इंडिया में आ गई। इसको इंडिया बहुत पसंद है। इसने बोला कि चलो भाई मैं इंडियन लड़के से ही शादी करूंगी, तो पहले क्या कर लेती हूँ कि भाई खाने का सीख लेती हूँ। ओलिविया आ गई बेटा, बेकरी शॉप में गई। बेकरी शॉप से ओलिविया परचेज द गुड्स ऑफ ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज। कितने कितने रुपए की इसने गुड्स खरीदे? 10,000 रुपए की चीजें खरीदी बेकरी शॉप से। अब आपको लगेगा सर ऐसा क्या ले लिया, ऐसा सोना तो मिलता नहीं बेकरी में, बट ले लिया भाई, समझ लो उसको पार्टी भी रेटी देना है, कुछ इंप्रेस करना है, तो उसने 10,000 रुपए का सामान बेकरी से ले लिया। अब ओलिविया के पास में पेमेंट के ऑप्शन क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे। ओलिविया पैसे कैसे कैसे दे सकती है बेटा शॉपकीपर को? पहली तो बात, कैश में दे सकती है। कैसे में दे सकती है? रोकड़ा कैश में दे सकती है। अब कैश में अगर देती है तो हम लोग उसके एडवांटेजेस देखेंगे, डिसएडवांटेजेस देखेंगे। अब मुझे बताओ बेटा, कैश 10,000 रुपीज कैश रहेंगी क्या ओलिविया के पास में? नहीं रहेंगी। दुकानदार अगर बोलता है कि मैडम मुझे कैश ही चाहिए, आप किसी भी हालत मुझे कैश ही निकालो, तो ओलिविया को कहां पे जाना पड़ेगा? एटीएम में जाना पड़ेगा या फिर बैंक में जाना पड़ेगा, वहां से कैश निकालना पड़ेगा, और वो कैश किसको देनी पड़ेगी? शॉपकीपर को देनी पड़ेगी, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में ओलिविया जो कैश देती है शॉपकीपर को 10,000 रुपए चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब क्या, वो गिनेगा तो, बट उसको ये भी देखना पड़ेगा कि उसमें से कोई नोट नकली तो नहीं है। अगर 500 रुपए की नोट देती है ओलिविया, तो उसमें से कोई नोट नकली तो नहीं। इसमें क्या जाएगा बेटा, ये पूरे ट्रांजेक्शन में टाइम जाएगा टाइम, ठीक है। मतलब क्या, और टाइम भी जा रहा है, और इसमें खतरा भी है कि भाई वो ओलिविया को भाई पैसे निकालने के लिए बाहर जाओ। और दूसरा क्या है? काउंटरफेट नोट्स, ठीक है, नकली नोटों का भी खतरा है। तो एक डिसएडवांटेज पता चला कैश का। सेकंड, कार्ड पेमेंट। अब कार्ड पेमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? थ्रेट्स। आजकल बहुत ज्यादा ये होता है, क्या क्या हो रहा है? कार्ड थेफ्ट्स हो रहे हैं, कार्ड का इस्तेमाल करके चोरी की जा रही है। दूसरा, नेटवर्क होना कंपलसरी है, वो तो बिटकॉइन के लिए भी है रे, पर नेटवर्क नहीं है। दूसरा, कार्ड वाले क्या लगाते हैं? आप कार्ड करने जाते हो पहले बताते हैं चार्जेस, मैडम 2% एक्स्ट्रा लगेगा, मैडम 3% एक्स्ट्रा लगेगा। जैसे ही कार्ड हम लोग देते हैं वापस ले लेते हैं, ठीक है। अगर माँ के साथ गया तो बेटा कैश निकाल के 2% नहीं देंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, क्या लगाते हैं कार्ड पेमेंट वाले बेटा? आप पर सरचार्ज लगाते हैं। आपको बोलेंगे कि सर 5,000 का है तो उस पर 2% चार्ज आपको एक्स्ट्रा लगेगा पेमेंट का, अगर आपको देना तो आप दीजिए। और कार्ड पेमेंट पे क्या है बेटा? लिमिट। क्या है? लिमिट है। 50,000 1 लाख का आपका लिमिट होता है, उसके ऊपर आप नहीं खर्च कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड रहता है तो किसी का 25, किसी का 50, ऐसा लिमिट रहता है। मतलब कार्ड पेमेंट के भी कुछ ड्रॉबैक्स है। अब तीसरा आता है बेटा बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। तीसरा क्या आता है? अगर मान लो ओलिविया के पास में पैसा है, क्या है? ओलिविया के पास में 10,000 रुपए ओलिविया को किसको देने? शॉपकीपर को देने हैं। और ओलिविया क्या करती है कि ठीक है, मैं कैश नहीं, कार्ड नहीं, मैं किससे दूंगी? क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन के रूप में दूंगी। तो 10,000 रुपए के इक्वल टू जितने बिटकॉइन होते हैं, वो बिटकॉइन क्या कर सकती है ओलिविया? शॉपकीपर को दे सकती है। दे सकती है कि नहीं दे सकती है? अब इसमें फायदा क्या होगा बेटा? पहली बात, बिटकॉइन अगर इस्तेमाल करती है तो बिटकॉइन क्या है? डिजिटल करेंसी है, वर्चुअल करेंसी है। इसका कोई तो भी ये होना चाहिए कि आपके पास में कुछ फिजिकल फॉर्म में प्रूफ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जो सेलर है, जो ये है शॉपकीपर है, उसके पास बिटकॉइन का अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। और ओलिविया के पास अकाउंट होना चाहिए। ओलिविया उसका एड्रेस लेंगी और उसको क्या कर लेंगी? बिटकॉइन ट्रांसफर कर लेंगी, जैसा मैंने अभी पूरा सिस्टम आपको बताया, ठीक है। इस प्रकार से वो ट्रांजैक्शन हो जाएगा। और इसमें क्या है? लिमिट है क्या कोई बिटकॉइन में? देयर इज नो लिमिट। अब यहाँ पे तो 10,000 का किया, अगर ओलिविया को लगता है 1 लाख का ट्रांजैक्शन करना है तो वो 1 लाख का भी बिटकॉइन से कर सकती है एट अ टाइम, ठीक है। नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है क्या कोई कॉस्ट? ये कार्ड पेमेंट वाले कितना मांग रहे हैं आपसे? 2 से 3% मांग रहे हैं। कैश वाले में भाई खतरा किसका है? काउंटरफेट नोट्स का खतरा है, ठीक है। वो सब बिटकॉइन में है क्या? नहीं है। मतलब नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट विल बी देयर, लेस टाइम, ठीक है। टाइम भी लेस है, विद इन फ्यू मिनट्स ट्रांजैक्शन हो जाता है बिटकॉइन का, ठीक है। मतलब 5 मिनट तो भी मिनिमम लगते हैं, 5 to 7 मिनट उतना लगता है, बट उससे भी ये है हैसल फ्री। हैसल फ्री मतलब क्या? ज्यादा दिमाग को लोचे नहीं है ना, ठीक है। अगर क्या है बेटा हैसल फ्री मतलब क्या? वो नोट दो, नोट गिनेगा, फिर 10 बार बोलेगा कि सर ये नोट फटी हुई है, ये बदला के लाओ, वो बदला के लाओ। होता है कि नहीं होता है? ठीक है। मतलब क्या है कि बिटकॉइन से अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो हैसल फ्री होगा। और 5, ट्रांसपेरेंसी,
ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो रही है, ठीक है। बिकॉज अभी तक जो हमने पूरा क्रिप्टो करेंसी का देखा, उसमें हमने क्या देखा कि क्रिप्टो करेंसी से जो भी प्रोसेस होती है सब लेजर अपने बुक में क्या करके रखते हैं, नोट डाउन करके रखते हैं, मतलब फ्रॉड होने के चांसेस भी क्या हो गए, कम हो गए, ठीक है। सो इस प्रकार जनरली अगर ट्रांजैक्शन बिटकॉइन में होता है तो ये फायदे होते हैं। अब हाउ डू आई गेट बिटकॉइंस, अब आपको ये सवाल आना जायज है भाई, सर मुझे अगर बिटकॉइन चाहिए तो मैं कैसे ले सकता हूँ। हाँ, आप खरीद सकते हो बिटकॉइन, आपके पास क्या होना चाहिए, रोकड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रोकड़ा होना चाहिए, या फिर आपके पास में उतनी स्ट्रॉन्ग सिस्टम होनी चाहिए टू बिकम अ लेजर, ठीक है। ऑब्टेनिंग बिटकॉइन इज रिलेटिवली इजी प्रोसेस, 3 प्रकार से होती है। पहली तो बात फॉर्म ऑफ पेमेंट, अगर मान लीजिए मेरा कुछ बिजनेस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा क्लास है और मैं कल स्टूडेंट से मांग रहा हूँ कि चलो भाई मेरा पेमेंट आप काय में दो, बिटकॉइन में दो, ठीक है। आ गया मेरे पास बिटकॉइन, पहला। सेकेंड, यू कैन परचेस एंड सेल बिटकॉइन थ्रू बिटकॉइन एक्सचेंज। बिटकॉइन का एक्सचेंज मतलब क्या, बेसिकली सॉफ्टवेयर रहते हैं इनके जहां से बिटकॉइन की ट्रेडिंग होती है। नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल, जैसे शेयर मार्केट का कैसे होता है उतार चढ़ाव जो ट्रेडिंग होता है, वैसे उसी प्रकार ये बिटकॉइन का भी क्या है, या फिर क्रिप्टो करेंसी का भी क्या होता है, एक्सचेंज एक ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल है जहां से आप क्या कर सकते हो, खरीदी बिक्री कर सकते हो। दिस इज द मोस्ट कॉमन वे। एक्सचेंज आर टिपिकली फाउंड ऑनलाइन ओनली, ठीक है, ये ऑनलाइन ही होता है, बिकॉज वही बात है बेटा, ये डिजिटल करेंसी है, या फिर इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वर्चुअल करेंसी। तो यू कैन परचेस एंड सेल बिटकॉइन थ्रू बिटकॉइन एक्सचेंजेस। थर्ड, यू कैन ट्रेड बिटकॉइन, अगर आप इंडिया में हो, मान लीजिए एफाज के पास बिटकॉइन है, मुझे खरीदना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, करेंसी से भी ट्रांसफर कर सकता हूं, ठीक है। सो यू कैन ट्रेड बिटकॉइन फॉर ट्रेडिशनल करेंसीज ऑफ कंट्रीज ऑल्सो, ठीक है। इसके बाद आते हैं अब हाउ बिटकॉइन वर्क्स, ये आखिरी का सेक्शन है, हाउ बिटकॉइन ट्रांजैक्शन वर्क्स, मतलब बेसिकली बिटकॉइन ट्रांजैक्शन। अभी मैंने आपको क्या बताया कि लास्ट एग्जांपल जो ओलिविया और शॉपकीपर का एग्जांपल था, उसमें हमने ऑप्शंस देखे कि कैश, कार्ड और बिटकॉइन, इसमें से प्रिफरेबल ऑप्शन कौन सा रह सकता है। बट अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं कि एक्चुअल में बिटकॉइन ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं, मतलब अगर मान लीजिए मेरा दुकान है या फिर एफाज मेरे पास मेरा कस्टमर है, तो हम दोनों में ट्रांजैक्शन कैसे होंगे, ये हम लोग अभी थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ पे देखो बेटा, फिर से अब ये नई लड़के आगे, स्नेहल है, कौन है, स्नेहल है। अब स्नेहल का खुद का एक ऑनलाइन स्टोर है, कुछ तो भी कपड़ों का वगैरह उसने स्टोर डाल दिया, और खरीदार कौन है, ये राजीव है, ठीक है। राजीव बहुत हंस रहा है, बट हंसी पे मत जाओ, एग्जाम्पल को देखो। एक साइड में कौन है, स्नेहल है, स्नेहल का कौन सा शॉप है, ऑनलाइन स्टोर है। अब ये ऑनलाइन स्टोर से राजीव ने क्या किया, सामान खरीदा। ये ऑनलाइन स्टोर से राजीव ने क्या किया, सामान खरीदा। अब ये सामान कितने रुपए का खरीदा, $2500 का खरीदा। कितना खरीदा, $2500 का, ठीक है। राजीव रहता है अमेरिका में, उसका हुलिया देखो बेटा, और बेचारी स्नेहल इंडिया में रहती है। तो जो भी ट्रांजैक्शन होगा काय में होगा, डॉलर में होगा। तो $2500 का जो भी सामान ये स्नेहल के ऑनलाइन स्टोर से राजीव ने लिया है, उसको कितना पैसा देना पड़ेगा स्नेहल को, $2500 राजीव हैज टू पे टू द स्नेहल, समझा। अब राजीव बोलता है और स्नेहल, ये दोनों ने डिसाइड किया कि चलो भाई आप मुझे कैश मत दो, आप मुझे पैसा ट्रांसफर मत करो, आप क्या करो, मेरे बिटकॉइन को, मुझे बिटकॉइन से पैसा दे दो। किससे पैसा दे दो, बिटकॉइन के फॉर्म में मेरे अकाउंट में आप पैसा दे दो करके, ठीक है। अब ये उस टाइम पे, जिस टाइम पे इन्होंने इनका ये पूरा ट्रांजैक्शन हुआ, उस टाइम पे बिटकॉइन का रेट कितना चल रहा था, रेट ऑफ बिटकॉइन $500 पर बिटकॉइन। कितना रेट चल रहा था इंटरनेशनल मार्केट में, $500 पर बिटकॉइन, मतलब 2500 अगर उसको पे करने हैं तो कितने बिटकॉइन पे करने पड़ेंगे राजू को, 5 बिटकॉइन पे करने पड़ेंगे। कितने बिटकॉइन पे करने पड़ेंगे, 5 बिटकॉइन पे करने पड़ेंगे। तो ट्रेड इन बिटकॉइन कितना, 5। सो अभी बेटा, अभी ट्रेड करने का है, तो क्या क्या लगेगा राजीव को, याद कीजिए, अकाउंट ऑफ राजीव, अकाउंट ऑफ स्नेहल एंड कितने बिटकॉइन देने हैं, ये 3 चीजें पब्लिक करना पड़ेगा, बराबर बात है। मतलब इनके खुद के एड्रेस जनरेट होंगे उस ट्रांजैक्शन के लिए, क्या जनरेट होंगे, पब्लिक एड्रेस जनरेट होंगे उस ट्रांजैक्शन के लिए। तो ऑब्वियस बात है, राजू इंस्ट्रक्ट इस बिटकॉइन क्लाइंट टू ट्रांसफर 5 बिटकॉइन। राजू किसको इंस्ट्रक्शन देगा, बिटकॉइन क्लाइंट को। अब ये बिटकॉइन क्लाइंट मतलब क्या है, बिटकॉइन सॉफ्टवेयर। आपके मोबाइल में जो ऐप वगैरह आप डाउनलोड करोगे बिटकॉइन ट्रांजैक्शन के लिए, वो बिटकॉइन क्लाइंट मतलब कौन है, आपकी वो ऐप है। वो ऐप को आप क्या बताओगे कि देखो भाई, मेरे अकाउंट में जो 5 बिटकॉइन है वो किसको ट्रांसफर करने के, अपने को स्नेहल को ट्रांसफर करने के। तो क्या करेगा, ये इंस्ट्रक्शन दे देगा। अब इंस्ट्रक्शन देने के बाद में कहां पे आएंगे बेटा, वॉलेट पे आएगा, ठीक है। अब वॉलेट में कौन से 2 कीज आएंगे, एक आएंगी प्राइवेट की, दूसरी आएंगी पब्लिक की। मतलब अगर इसको, ये राजीव को अगर वॉलेट से 5 बिटकॉइन स्नेहल को देने हैं, तो पहले इसको क्या लगाना पड़ेगा, वो डील पे खुद की प्राइवेट की लगाना पड़ेगा, और वही मतलब साइनिंग विद द प्राइवेट की विल बी देयर, और ये प्राइवेट की के बाद में पब्लिक की आएंगी। मतलब जो भी बाकी के लेजर से वो क्या करेंगे, वो चेक करेंगे कि भाई हाँ सच में यही है ना, वो साइन देख के। तो पब्लिक की चेक करने के बाद, वेरिफिकेशन होने के बाद क्या होगा, वो बिटकॉइन किसके अकाउंट में जमा हो जाएंगे,
स्नेहल के अकाउंट में जमा हो जाएंगे। इस प्रकार ये पूरा क्या होता है बेटा, ट्रांजैक्शन होता है। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, स्नेहल है, स्नेहल का ऑनलाइन स्टोर है, ये ऑनलाइन स्टोर से राजीव ने क्या खरीदे, $2500 के गुड्स खरीदे। ठीक है, अब राजीव को पैसे देने हैं स्नेहल को, बट ये दोनों ने भी डिसाइड किया है कि हमको कैश नहीं चाहिए, हमको कार्ड नहीं चाहिए, हमको किस में ट्रांजैक्शन करने का है, बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन करना है। तो ऐसे कंडीशन में ट्रांजैक्शन कैसे होंगे, यहाँ पे सिंपल सी बात है, राजीव क्या करेगा, राजू स्नेहल को बोलेगा कि आप अपना जो बिटकॉइन का एड्रेस है वो आप दे दो। ठीक है, या फिर स्नेहल के ऑनलाइन स्टोर का जो वेबसाइट रहेगा उसमें उसका एड्रेस रहेगा बिटकॉइन का। ठीक है, तो राजीव के पास में उस स्नेहल का एड्रेस आ जाएगा, राजू का एड्रेस इसके पास चले जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों के पास खुद का एड्रेस आ गया, तो राजू क्या करेगा, अपने जो बिटकॉइन ऐप इस्तेमाल करता है उस पर वो डाल देगा कि मुझे 5 बिटकॉइन किसको भेजने हैं, सामने वाले एड्रेस पे भेजने हैं। तो मेरे वॉलेट, उसके वॉलेट में चले जाएगा। वॉलेट में उसको क्या करना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा खुद के प्राइवेट की से। वो साइन इन करने के बाद में वो क्या होगा, बाकी के लेजर्स उसको पब्लिक की से वेरीफाई करेंगे और वो फिर स्नेहल के अकाउंट में पैसा चले जाएगा। समझा? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इस प्रकार क्या होगा बेटा, ये पूरा ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, अब बिटकॉइन ये जनरली एक्सेप्टेड नहीं है इंडिया की। अगर बात करें तो मैंने आपको इनिशियली बताया था कि आरबीआई ने इस पर मतलब आरबीआई ने नेगेटिव कमेंट दिया है। हमने देखा भी कि आरबीआई ने सीधा बोला है कि भाई ये फ्लक्चुएटिंग है और इसके कारण प्रॉब्लम भी आ सकता है, हमारी फाइनेंशियल सिस्टम भी कोलैप्स हो सकती है, तो इसको हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, तो वही प्रॉब्लम है, बिटकॉइन गेन्स पॉपुलैरिटी, गवर्नमेंट्स आर स्लोली बट श्योरली स्टार्टिंग टू टेक स्टांसेस अगेंस्ट फॉर इट। ठीक है, कुछ कुछ गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट में, फॉर एग्जांपल इंडियन गवर्नमेंट अगेंस्ट में, चाइनीज गवर्नमेंट अगेंस्ट में है, यूएस की जो गवर्नमेंट है अभी तक थोड़ा उसका मतलब हाँ ना चल रहा है। मतलब मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड दे आर इन लिम्बो। लिम्बो मतलब क्या, थोड़ा डाउटफुल है कि भाई करना कि नहीं करना, बिकॉज इसके एडवांटेजेस भी है और इसके डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है, अगर ये सिस्टम आ जाती है बेटा, ये वाली बिटकॉइन की, इसमें बैंक की जरूरत पड़ेगी क्या? अब मुझे बताओ, बैंक की जरूरत नहीं पड़ेगी तो लोग बेरोजगार नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? ऑब्वियस बात है, कॉमन सेंस है बेटा। तो ऐसे कंडीशन में डर ये है कि ये ट्रेडिशनल सिस्टम को क्या कर रहा है, आउटकास्ट कर रहा है। ये बिटकॉइन क्या कर रहा है, क्रिप्टो करेंसी का नेटवर्क क्या कर रहा है, जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम है बैंकिंग की, उसको क्या कर रहा है, आउटकास्ट कर रहा है, मतलब निकाल दे रहा है। ठीक है, उसके बाद फॉर इंस्टेंस द आरबीआई इशूड अ वेग वार्निंग अगेंस्ट द यूसेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी ओवर द इशू ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ठीक है बेटा, साइबर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम सबको है और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम खतरा इसको रहेगा, बिकॉज डिजिटल में जितनी भी चीजें हैं उसको साइबर सिक्योरिटी का इशू आएगा ही। गवर्नमेंट्स आर क्रैकिंग डाउन ऑन ब्लैक मार्केट्स दैट एक्सेप्ट बिटकॉइंस एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है बेटा। याद कीजिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डीप वेब, डार्क वेब, इसके बारे में बताया था। ठीक है, उसमें मैंने आपको एक बताया था कि देयर वाज एन वन नेटवर्क इन डीप वेब जिसका नाम था, जिसका क्या नाम था, सिल्क रोड। क्या नाम था? सिल्क रोड। ठीक है, देयर वाज एन वन नेटवर्क विद द नेम ऑफ सिल्क रोड, जो डीप वेब में काम कर, डार्क वेब में काम करता था। और उस वेबसाइट पे क्या होता था, इलीगल ट्रांजैक्शंस होते थे, जो इलीगल चीज गुड्स एंड सर्विसेज है उनका। तो ये सिल्क रोड वाला जो वेबसाइट था ना, ये किसका इस्तेमाल करता था ट्रांजैक्शन के लिए? बिटकॉइन का। तो इसलिए गवर्नमेंट को लगा कि भाई ये काले धंधों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसका प्रयोग हो रहा है, इसको क्या करके रखो, इसको थोड़ा बंद करके रखो, बिकॉज अनोनिमिटी इज देयर। व्हाट इज देयर? अनोनिमसनेस इज देयर। मतलब पता ही नहीं चल रहा ना, ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रहा है वो भी नहीं पता चल रहा है। भाई आपका एड्रेस जो आ रहा है वो टेम्पररी आ रहा है वन टाइम, आपका परमानेंट लोकेशन तो आप बता ही नहीं सकते हो वहां पे। मतलब क्या है कि पूरे चीजें जो हो रही है ये बिटकॉइन पे, वो कैसे हो रही है, वो सिक्रेटिव तरीके से हो रही है। कैसी चीजें हो रही है? सिक्रेटिव तरीके से हो रही है। तो ऑब्वियस बात है, अगर ये ब्लैक मार्केट में अगर इसी से खरीदी बिक्री भी होती है चीजों की, तो पता चलने वाला है क्या? नहीं पता चलने वाला। तो इसीलिए मेजोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ने इसको, इस पर अभी तक कुछ स्टैंड क्लियर नहीं किया है। इवन इंडियन गवर्नमेंट भी रिसेंटली बिल लाने वाली थी, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कौन सा बिल था, क्या था। ठीक है, अल्टीमेटली देखो बेटा, मार्क ट्वेन का एक बहुत अच्छा कमेंट है। ठीक है, मार्क ट्वेन वन ऑफ द फेमस हिस्टोरियन या फिर फिलोसोफर भी कह सकते हो, इनका एक अच्छा बहुत कमेंट है, द मोर थिंग्स आर फॉरबिडन द मोर पॉपुलर दे बिकम। है कि नहीं है? पॉन क्या हुआ बेटा, गवर्नमेंट ने बंद करने की कोशिश की, लोग और ज्यादा देख रहे। अब लॉकडाउन में आपने अगर स्टैटिस्टिक्स देखा होगा तो pornhub.com का सबसे ज्यादा यूसेज कहाँ पे हुआ है? इंडिया में हुआ है। ठीक है, तो जितना आप बंद करने की कोशिश करोगे, द मोर थिंग्स आर फॉरबिडन द मोर पॉपुलर दे बिकम। सच काइंड ऑफ एन कोट्स यू कैन डायरेक्टली यूज इन ऐसे राइटिंग। ठीक है, दारू का क्या हुआ? चंद्रपुर का आपको पता होगा, चंद्रपुर की दारूबंदी। सबसे ज्यादा अगर ब्लैक में दारू कहाँ पे बेची जाती है, ब्लैक से भी ज्यादा कहाँ पे? चंद्रपुर और वर्धा में बेची जाती है। मतलब क्या है कि फॉरबिडन करना, उसको बंद करना, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। इवन जैसे जैसे आप ये बिटकॉइन को कम करोगे और उसका यूसेज ज्यादा बढ़ेगा, बिकॉज लोगों में एक क्रेज रहती है ना। आप में भी आएंगे, आप में से आधे से लोग जाएंगे घर पे और सर्च करेंगे, सर बिटकॉइन खरीदने का,
लेजर कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, करेंगे बेटा। इतना एक बिटकॉइन का वैल्यू अगर $50,000 जा रहा है, $60,000 जा रहा है, तो अगर मैं लेजर बन के अगर 12 12.5 भी कमा लूं, तो भाई मैं तो रातों रात लखपति बन गया ना। बट मेहनत करनी पड़ती है, फुकट में नहीं मिलता है। ठीक है, सो गाइज दिस इज ऑल फॉर टूडेज लेक्चर। ठीक है, प्लीज गो थ्रू अगेन द स्लाइड्स ऑफ दिस लेक्चर। मैं टेलीग्राम पे अपलोड करके रखूंगा। आपको लगता है फिर से एक बार जाइए, बिकॉज इट इज अ बिट कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। आई ट्राइड इट इन अ वेरी सिंपलिस्टिक मैनर। अगर आपको लगता है कि और कुछ आपके डाउट्स है, तो आप मुझे पर्सनल